रमेश कपूर जी सिर्फ एक जगह ही है जहां शांत हो जाते हैं, आपके साथ। अच्छा, ऐसा तो नहीं हाँ है। जी। तो हाँ जी, सॉरी। हाँ, फिर पता क्या हुआ, सॉरी, मैं यही कह रहा हूँ ऐसे कि हम ऐड चलाते थे, वो उतारते थे, फिर ओए हो शन्नो जी, मैं इतना काला कैसे हो गया? और उधर से वो रंगा सम, मैं इतना गोरा कैसे? अमेजिंग। एफएम है जो आजकल ये मिर्ची या कुछ भी, इसमें सीखने सिखाने का कुछ नहीं है। इसमें तो ऐसी बात बोली जाती है कि वो सुनने लायक भी नहीं है। क्योंकि मैं एक क्रिकेटर भी हूँ, तो हमने कंपटीशन लड़ना था भी, जी। बॉडी बिल्डिंग भी। तो मैम ने आपको क्लीन बोल्ड फिर 95 में किया। जी बिल्कुल। मैंने नहीं किया। रमेश सर, कुलवीर मैम, वेलकम टू द डीप रूट टॉक्स। थैंक यू सो मच सुप्रीत जी। और आपके साथ यहाँ पे शो पे आके एक अलग तरह की फीलिंग हमें हो रही है, क्योंकि जैसे ही आपने भी एंटर किया तो एकदम से पॉजिटिव वाइब्रेशंस का एक झोंका एकदम हमारे ऊपर आया। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा लग रहा है आज दूसरी तरफ बैठ के? सो चांद भी बुलाए तो वो बात नहीं बनेगी। सिर्फ आपके बुलाने से हमारी खुशनसीबी बनेगी। क्या बात है, थैंक यू सो जी। मच, मीन्स अ लॉट। हाँ जी। बट आपको मैं एक्चुअली बताऊं, आप लगते नहीं है, मतलब आपने उम्र रोक के रखी हुई है। बट बचपन से आपको मैं दोनों को सुनता आ रहा हूँ। वाह जी। एक बारी थोड़ा जो हो जाए पिंक के शन्नोदय स्टार्ट होती हो जाए। जरूर। जी बिल्कुल ज़रूर। ओए होए शन्नो जी, हाँ जी। पहचानो कौन है? ओहे दसों प्रीत शो वाले। ओ हाँ, टी टी करके स्माइल देखो, वही है ना? हाँ, एकदम। पिंका जी, सेम टू सेम वही है। हाँ, सेम टू सेम, हम भी सेम टू सेम। पिंका और शन्नो जी, टी करके। टी करके। ओ हो वाह जी वाह। कितने साल हो गए सर पिंके और शन्नो ਨੂੰ? पिंके और शन्नो को लगभग 30 साल। 30 साल जी। 96 में 96 में शुरू किया था हमने। ओके। और ये पिंके और शन्नो की असली में प्रेम कहानी कब शुरू हुई थी? इसके पीछे तो बहुत लंबी एक स्टोरी बड़ी है। लंबी कहानी है जी, जैसे पिंका जी बोलते हैं। फिर भी थोड़ा सा स्टार्ट कि ये शो के समय शुरू हुआ था या उससे पहले? उससे पहले शुरू हुआ था। हाँ जी। 95 में हमने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में। जी। तो क्योंकि मैं तो 87 से जुड़ा था ऑल इंडिया रेडियो से। जी। पहले ड्रामा आर्टिस्ट था, तो उसके बाद फिर कैजुअल अनाउंसर की ऑडिशन दी हमने। तो एक्चुअल में अनाउंसर तो बनना ही नहीं चाहता था मैं। तो आप ये सोच लो कि भगवान ज़बरदस्ती मुझे अनाउंसर बनाने के लिए उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी शायद। तो ऑडिशन पास की, उसके बाद कैजुअल अनाउंसर बना। फिर 93 में पोस्ट निकली अनाउंसर्स की परमानेंट के लिए, तो अप्लाई किया तो 2 साल तक तो रिज़ल्ट ही नहीं आया। तो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नंबर कहाँ आएगा, बड़े बड़े लोगों के बच्चे उन्होंने अप्लाई किया। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि भगवान ने जिसके लिए प्लानिंग की होती है, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो जॉब मिल गई मुझे। ओरिजिनली क्या सोचा था आपने, मतलब एक्टिंग में ही जाने का? ओरिजिनल तो एक्टर ही बनना चाहता था मैं शुरू से ही, क्योंकि बचपन में इतना शरारती था मैं। घर पे कोई भी मेहमान आता था तो उसकी नकल उतारनी, तो घर में शुरू हो जाते थे। मेरे मदर, मेरे फादर, क्योंकि मेरे फादर वो भी थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं अपने ज़माने में, तो उनके 2 प्ले बहुत मशहूर हुए, एक सुल्ताना डाकू और सोने की जंजीरें। तो उन्होंने पृथ्वीराज कपूर के साथ भी, जब वो पृथ्वीराज कपूर थिएटर लेके आए अपना जालंधर में, तो तब वो ढूंढ रहे थे कि लोकल टीम कोई मिले, थिएटर ग्रुप कोई मिले। तो मेरे फादर का ग्रुप बड़ा एक्टिव था उन दिनों। तो 2 प्ले उन्होंने उनके काफ़ी मशहूर थे, एक सुल्ताना डाकू जैसे मैंने बताया, और एक
ये सोने की जंजीरें। तो वो एक्सप्लोर करते करते मेरे फादर से उनकी मुलाकात हुई, तो मेरे फादर ने उनके साथ 3-4 शो किए वहाँ पे जालंधर में। तो क्योंकि मेरे दादाजी तो इसके ख़िलाफ़ थे एक्टिंग के, उस ज़माने में अच्छा नहीं समझा जाता था एक्टिंग को। तो पृथ्वीराज कपूर जी ने मेरे फादर को ऑफ़र भी किया कि आप बॉम्बे में आओ, पृथ्वी थिएटर ज्वाइन करो, और जो हमारी फ़िल्में बनेंगी उसमें भी एज़ हीरो हम आपको लेंगे। तो क्योंकि दादाजी इतने स्ट्रिक्ट थे, बहुत रौब था उनका, तो उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। तो हम लोग तो बोलते थे बाबूजी अगर आप चले जाते तो हम हीरो पैदा होते। 60s 70s की बात होगी आई थिंक ये। बहुत पुरानी, तब तो पैदा भी नहीं हुआ था मैं, उससे पहले की बात है। ओके जी तो ये जैसे घर पे माहौल तो रहा होगा शुरू से। बिल्कुल, घर पे माहौल एक्टिंग का ही था, कभी किसी ने मना नहीं किया। जैसे मैं कोई मेहमान आता था, मैंने बताया, तो सब लोग बोलते थे मेरा घर का नाम बंटी, तो वो बोलते थे बंटी वो अंकल कैसे करते थे, तो मैं चल के भी वैसे ही दिखाता था उनको, बोल के भी वैसे ही। तो इस तरह से मतलब शुरू से ही एक्टर ही बनना चाहता था मैं। तो कई बार मन में आया कि बॉम्बे चला जाऊं ऐसे। तो कई बार होता है कि घर के वो होते हैं, हालात होते हैं, तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन समय के चलते चलते वो धारा जो बहती है उसके साथ आप बहते चलो तो अच्छा रहता है। क्योंकि मैं एक क्रिकेटर भी हूँ, था मतलब, तो उसके चलते ही मुझे एक्चुअल में जॉब मिली। क्योंकि हमारा एक I&B मिनिस्ट्री टूर्नामेंट होता है, तो उसके लिए उनको जो प्लेयर्स चाहिए होते हैं। तो पहली बार जब मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था ऑल इंडिया रेडियो जालंधर में ही, तो हमारे एक ट्रैक्स होते हैं ट्रांसमिशन एग्जेक्टिव्स, तो वहाँ पे वो लड़के ने मुझे बोला कि तुम्हारी बॉडी बड़ी एथलेटिक है, खिलाड़ी हो आप, खेलते हो कुछ? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं उन दिनों में पंजाब की बॉडी बिल्डिंग टीम में भी था। अरे नॉर्थ जोन की तरफ से हमने कंपटीशन लड़ना था भी, बॉडी बिल्डिंग भी। बिल्कुल। जैसा कि कपूर साहब ने बताया कि क्रिकेटर था नहीं, अभी भी है, अभी भी घर में चौके छक्के मारते हैं अपनी बातों से। तो ये ऑलराउंडर। जी बिल्कुल, बॉलर और बैट्समैन दोनों ही था। बॉलिंग में फास्ट करते? जी, फास्ट बॉलिंग करता था। तो वो लड़के ने पूछा मुझसे कि आप क्रिकेट खेल लेते हो? मैंने कहा थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, लेकिन मैं अच्छा खेलता था क्रिकेट। तो वहाँ पे जब मैच हुआ तो मैंने 6 विकेट निकाल दिए और 80 रन बनाए। तो जो स्टेशन डायरेक्टर थे वो भी मैच देखने आए हुए थे। तो हमारे जो पैक्स कोऑर्डिनेशन थे वो बोले कि ये लड़का मुझे अपनी टीम में चाहिए नॉर्थ जोन की, क्योंकि I&B मिनिस्ट्री टूर्नामेंट वो हर बार हार के आते थे दिल्ली से। तो उन्होंने बोला दिल्ली को हराना है तो रमेश कपूर हमारी टीम में होना चाहिए। तो तब उन्होंने पूछा कि आपने परमानेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है? मैंने कहा यस मैंने किया हुआ है। तो क्योंकि मैं पहले से अनाउंसर था कैजुअल, मुझे कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं थी, तो वो प्रेफरेंस मिली मुझे थोड़ी सी। तो मैम ने आपको क्लीन बोल्ड फिर 95 में किया? जी बिल्कुल। मैंने नहीं किया। एक्चुअली मैं बेसिकली एक्टर हूँ। मैं हिमाचल में मेरे फादर साहब जॉब करते थे PWD डिपार्टमेंट में, सर्कल सुपरिटेंडेंट। तो हिमाचल में मैं 1984 में, तो तब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए और उन्होंने सिलेक्ट किए लड़के लड़कियां 30, और उन 30 में से 7 लड़कियां सिलेक्ट हुई और 23 लड़के। और जो 7 लड़कियों में से मुझे और कुछ के नाम मैं बताऊंगी, जैसे मोहित चौहान, रोहताश गौड़, और एक बहुत पुरानी बात होगी ना, नाम तो कुछ याद है, राजेश राजा, और एक मंडी के थे सुरेश शर्मा, में भी फिर भी आपको बहुत नाम याद है। हाँ जी। तो वो हम 7 लोग, रवि कौशल जो सुकन्या में सुकन्या सीरियल में सुकन्या बुआ बनी थी, वो उनकी वाइफ है, है ना, वो शिमला से थे। तो ये सिलेक्ट हुए थे NSD के लिए। तो उसके बाद जब फादर साहब रिटायर हुए तो हमें जलंधर आना पड़ा।
तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई एनएसडी करे या कोई भी ट्रेनिंग करे तो उसके बाद मुंबई वही था मेन, कि वहाँ ही आप एक्टिंग कर सकते हो, है ना, मूवीज़ हैं या सीरियल्स हैं। तो जलंधर में गए तो जलंधर मेरे पेरेंट्स कहते कि हम मुंबई नहीं जा सकते तुम्हारे साथ। नेचुरली बात भी सही थी, और रिटायरमेंट के बाद भी फिर घर भी सब कुछ। तो मैं कहा इट्स ओके। तो हमारे घर के पास ही जलंधर में दूरदर्शन है जी। तो मेरे फादर साहब ने कहा तो ऐसा कर, तुम एक्टिंग का शौक है तो तूने ट्रेनिंग भी की, तुम दूरदर्शन में यहाँ कर लो एक्टिंग। मैं कहा ठीक है। फिर मैं वहाँ गई, ऑडिशन दिए, सिलेक्शन हो गई, और मैं लिखती भी हूँ, शेर व शायरी का शौक़ भी था। वो जो भी ऑडिशंस में जो भी पूछते गए, एक्टिंग भी करती गई, अपनी शेर व शायरी भी सुनाती गई, और सिलेक्शन हो गई। तो फिर स्टार्ट हो गया काम, और प्ले वगैरह सारे जो होते थे। उसके बाद जब प्ले नहीं होता था तो फिर मैंने 8 साल चिलमिल तारे, एक पंजाबी बच्चों का कार्यक्रम था, वो मैंने 8 साल कंपेयर किया। बीच बीच में करती रहती थी, शूट भी जाते थे आउटडोर शूटिंग पे। उसमें मास्टर सलीम छोटा सा बच्चा था, 7-8 साल का, मास्टर सलीम, युद्धवीर मानक, मानक साहब का बेटा जी, कुलदीप जी। मानक का। तो मुझे याद है कि गोलू मोलू साथ, मुझे आज भी चेहरा उसका याद आ रहा है। बड़े होकर चेंज हो जाती शक्ल। तो वो उसने फर्स्ट जो सॉन्ग गाया था मैंने कंपेयर किया। मैं प्राउड फील करती हूँ कि जिस बच्चे का मैंने ये कंपेयरिंग की थी वो था कि सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक माइया मैनू याद आंदा। यस यस। और एक और था कि कुमनी पंबीरिए कुम कुम कुम, हमने ये याद नहीं कि मास्टर सलीम ने गाया था या युद्धवीर मानक ने, लेकिन वो तो याद है पहले वाला। तो वो बच्चे छोटे थे तो मैंने कंपेयर किया था। मुझे उनको देखती हूँ ना आज तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। तो उसके बाद जैसे कभी कभी आउटडोर शूट के लिए भी जाना होता था तो गुरप्रीत कुग्गी भी वहाँ करते थे प्ले। तो घर पास ही था, तब मोबाइल नहीं होते थे और हम नए नए आए थे शिफ्ट होके, कोई वो भी लैंडलाइन फ़ोन भी नहीं था। तो क्या होता था कि उनको बुलाना होता था प्रोड्यूसर्स लोगों को, वो घर किसी न किसी को भेज देते थे। एक बार गुरप्रीत कुग्गी आया तो कहता कि कुलवीर वो शूटिंग पे जाना है, भाई मन्ना सिंह सीरियल आउटडोर शूट है, तो 1 मंथ के लिए है। तो दिसंबर मंथ था और इतनी सर्दी। तो मैंने कहा शूट है, वो साइकिल पे आया। तो मैंने कहा कब जाना? कहते आधे घंटे बाद। मेरे तो कपड़े भी रेडी नहीं, धोने वाले हैं, सॉक्स सारी गंदी पड़ी है, मैं कैसे मैनेज करूं? कहते वहाँ ले लेना। नहीं, मैं कहा अच्छा। तो मेरे मामा तब अमेरिका से आए थे, उनकी शादी थी। तो जब आए तो वो घर में ही बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि मैं शूटिंग पे जाना। तो वो कहते तू शादी नहीं देखेगी? मैं कहा नहीं, शादियां तो रिश्तेदारों की होती रहती हैं, लेकिन ये मेरा जो है ना, मेरी लाइफ है, एक्टिंग मेरी लाइफ है और मेरा करियर है, मैं ये नहीं छोड़ सकती। आपने तो शादी करके अमेरिका चले जाना, तो मेरा ये तो मिस हो गया, मैं एक्टिंग नहीं छोड़ सकती। तो उस समय ऐसा होता था कि परिवार में आप सबसे अलग थॉट प्रोसेस के होंगे। जी। तो लोग महसूस भी होता होगा यार हाँ ये जी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम क्या सोचते हैं या आपकी जो प्रेफरेंसेस है, क्योंकि आर्टिस्ट वैसे ही अलग सोचता है और अलग तरीके से जी। चलता है। आज तो फिर भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली इट्स इजियर, उस समय तो बहुत डिफिकल्ट होता होगा। तो जी। जैसे कपूर साहब ने बताया ना कि बचपन में ये एक्टिंग करते थे, तो मेरी भी बाय बर्थ जैसे कहते गॉड गिफ्ट होती हर चीज़। जैसे मुझे एक्टिंग का था, अब कोई कहे कि गाना, मेरे गाने से यहाँ आवाज़ ही नहीं निकल सकती, दिल करता है गाऊं लेकिन हुनर ही नहीं ऊपर वाले ने दिया, तो मुझे एक्टिंग का दिया। मैं भी नानी के पास रहती थी जलंधर में, तो नानी के वो बड़े बड़े दुपट्टे नहीं होते थे, पगड़ियाँ नानू जी की होनी, जब वो पुरानी हो जाती दुपट्टे बना लेती थी। मैंने वो साड़ी बना ली। संडे का जब दिन होता तो बाल मेरे काफ़ी लंबे थे, तो नानी ने मेरा सिर धोना तो मैंने जूड़ा बना लेना और सोसाइटी के गली के बच्चों को इकट्ठा करके और दरवाजे पे चौक लेके वो उनको कभी टीचर बन जाना, कभी नर्स बन जाना, कभी डॉक्टर बन जाना, फिर गुरुद्वारा जाना या मंदिर जाना, वहाँ कैसे कोई माथा टेकता है उनकी, जैसे कपूर साहब ने बताया, ऐसी सेम नकल करनी। तो मुझे अच्छा फील होता था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे, फादर साहब ने स्पेशली बहुत साथ दिया। तो ऐसे ऐसे वो खुश होते थे मुझे देखकर। जैसे आज मेरा बेटा खुश होता है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि वो कहता है मम्मा एक्टिंग, बहुत पूछता रहता है फ़ोन पे, मम्मा कौन सा शो कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, और मैं बताती हूँ, बहुत खुश होता है। वो मेरा साथ दे रहा, और कपूर साहब तो खैर दे ही रहे हैं साथ। तो मेरी फैमिली ने दिया साथ। तो मैं जब शूटिंग पे जाती थी तो होता, मैं कहती हूँ कि जो हुनर होता है ना,
हर इंसान में हुनर होता है, कोई ऐसा दुनिया का इंसान नहीं है जिसमें कोई हुनर ना हो। तो अगर वो अपने हुनर को पहचान लेता है या वो करता है, तो पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए, है ना, कि ये इस लायक है तो उसको करने दीजिए। जो भी बच्चा करता है ना, तो ना तो रोकना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे पे थोपे, अगर कोई, मैं जैसे एक्टर हूँ, मुझे बोलते पेरेंट्स नहीं तू डॉक्टर बन जा, है ना, तू 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 तेरा दिमाग है, जब तू पढ़, तो डॉक्टर की तो कैसे बनूंगी, मेरे में परमात्मा ने वही गुण ही दिया एक्टिंग का, है ना, मैं वही करूँगी। तो मैं भी ऐसे ही करती थी, फैमिली ने बहुत साथ दिया। और हिमाचल में थिएटर किया तो उर्दू, हिंदी, पंजाबी घर में बोलते थे पंजाबी, तो उर्दू के शहनशाह इडिपस और ये ऐसे मैंने जो 3-3 घंटे के होते थे शो वो किए हैं। और जब गुरप्रीत कुगी मैं बता रही थी कि बुलाने आए कि शूटिंग है, हम चले गए, तो वो था भाई मन्ना सिंह, गुरशरण सिंह जी, पंजाबी के बहुत बड़े राइटर और थिएटर, हाँ जी, तो उन्होंने मेरी पंजाबी पॉलिश की। मैं पंजाबी हूँ घर में, तो गुरशरण सिंह बोपा जी, गुरशरण सिंह जी नहीं, अच्छा, गुरशरण सिंह, तो पंजाबी घर में बोलते थे। तो उन्होंने जब मुझे रोल कैसे मिला मेन उसमें, कि जब उन्होंने मुझे बुलाने गए, मैं गई, हम चल पड़े। आधे घंटे के बाद हमारी टीम, वो था रोनी के पास, खन्ना है, एक रोनी गांव है खन्ना के पास पंजाब में, वहाँ शूट था। तो जब बैठे हम पहुँचे, उन्होंने मुझे देखा, तो जो रोल मैंने किया उन्होंने दिया मुझे, वो किसी और को दिया था पहले। तो जब भाई मन्ना सिंह जी ने, गुरशरण सिंह ने पहले मुझे नहीं देखा था, वो प्रोड्यूसर साहब ने कहा था कि ये टीम है। तो जब उन्होंने मुझे देखा, हम बैठे थे सारे आर्टिस्ट, कहते एक कुड़ी करेगी मेन रोल। तो एक्चुअली क्या, उन्होंने लुक का भी होता है ना, वो थोड़ी मॉडर्न जिसको दिया था, उसके बाल भी वैसे, तो उन्होंने कहा इसकी चोटी करवाओ। मैं 2 चोटियाँ करती थी, तो उस ज़माने में जो 2 चोटियाँ करते थे, तो ऐसी लंबी लंबी चोटियाँ की, उन्होंने इसकी ना 1 चोटी करो और लुक पूरा जैसे गांव का लुक, पेंडू लुक, है ना, वो दो। तो फिर वो उन्होंने गेटअप दिया, तो फिर वो मैंने किया। पंजाबी का थिएटर उन्होंने मुझे करवाया, पॉलिश जो किया मेरी पंजाबी। तो जैसे पंजाबी आपको पहले नहीं आती होगी पंजाबी जब आप आए थे? मैंने बताया कि घर में बोलती थी, लेकिन जो थिएटर में उनको चाहिए होगा ना कि प्योर थोड़ा सा हाँ वो आ जाए, तो वो थिएटर किया मैंने। कुगी, गुरप्रीत कुगी और भी सारे होते थे, तो हमने थिएटर करते थे। फिर एक लेखक हुए पाश, मिस्टर पाश हैं कुछ, उनकी याद में लुधियाना में रात को, पहले हमने 1 मंथ थिएटर किया, पंजाबी मेरी इम्प्रूव की और भी ज़्यादा। तो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 5 प्ले किए। उसमें सब में मेन मेरा रोल था। 5 प्ले उसमें मेरा था, 5 में। इतनी मेहनत करवाते थे वो, हम थिएटर करते। कितने ड्यूरेशन के प्लेस थे? मुझे ये नहीं याद। आप देखिए 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, आप अंदाज़ा लगाइए। मुझे आंखों के सामने आज भी वो आता है मंजर कि थिएटर करते थे। उन्होंने बहुत थिएटर करवाया और पंजाबी पॉलिश की, और उन्होंने पंजाब में मेरी थिएटर में किया। गुरप्रीत कुगी भी थे। अब मैं जब ये थिएटर करती थी, गुरप्रीत कुगी, और शूटिंग पे जाते थे, और कपूर साहब भी दूरदर्शन में प्ले करते थे, लेकिन हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, कभी नहीं। कुगी इनके भी फ्रेंड है, गुरप्रीत के साथ इनके फ्रेंड है एक्चुअली। दूरदर्शन में ही हम लोग छोटे छोटे स्किट्स करते थे, एक जमा तरंग प्रोग्राम आता था। जी जी। तो उसमें हम लोग छोटे छोटे स्किट्स करते थे, स्क्रिप्ट कुछ नहीं होती थी, हम लोग दूरदर्शन के बाहर बैठ जाते थे, क्योंकि एक्टर तो एकदम से आपको पता है कि यही होता था कि कैमरा फेस करें जाके। तो प्रोड्यूसर जो थे वहाँ पे, वो बोलते थे कि आप जब आपकी स्किट तैयार हो जाएगी तो आप मुझे बता देना। तो हम लोग बाहर एक ढाबे पे बैठते थे, वो ढाबे वाले को हमने पटाया हुआ था, दोस्त था हमारा, तो उसके पास हमने बैठना, और वहीं पे बैठ के गुरप्रीत थे और मैं और एक और लड़का मलकीत, हम 3 लोग होते थे। तो मलकीत जो था वो हमारा डायरेक्टर एक तरह से था, वो शुरू से कॉलेज के ज़माने से। तो उसने बोला कि रमेश तू ये डायलॉग बोलना, गुरप्रीत तू ये बोलना, और फिर
एंड आप पंच मैं बोलूँगा। हमने कहा ठीक है। एक रिहर्सल करते थे हम लोग, 2-3 स्किट हम लोग करके और वहाँ पे जाके दूरदर्शन के प्रोड्यूसर को उनको बता देते थे कि सर हमारी स्किट्स तैयार हैं, आप शूट करो। तो फटाफट वो 3 स्किट एकदम से हम लोग शूट करके और उसके बाद हम लोग घर निकल लेते थे। तो जैसे कुलवीर जी ने आपको बताया कि ये दूरदर्शन भी जाते थे, तो वहाँ से फिर इनको उन्होंने बताया होगा कि आप रेडियो में भी आओ। तो ये रेडियो में भी इन्होंने ऑडिशन दिया एज ड्रामा आर्टिस्ट, तो वहाँ से भी इनकी सिलेक्शन हाँ हुई। जी, मैं रेडियो में जैसे वहाँ जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे वो भी एक्ट करने जाते थे दूरदर्शन में। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि कुलवीर तुम यहाँ एक्टिंग करती हो तो रेडियो में भी प्ले करो। मैं कहा इट्स ओके। उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया। वो अपने बैग में ना फॉर्म रखते थे। तो मैंने जाके ऑडिशन दे दी, उसमें सिलेक्शन होगी, हिंदी पंजाबी दोनों। तो बस मैं एज ए ड्रामा आर्टिस्ट जाती थी रेडियो स्टेशन जालंधर में, अपना रिकॉर्डिंग की और बाहर ड्यूटी रूम में 2 रुपये दिए, चेक लिया तो आ जाती थी। 2 रुपये स्टैंप के लिए, ओके। स्टैम्प की जो होती है ना, एक्चुअल में क्या होता था कि आपकी पेमेंट तभी वो चेक दे देते थे, आप स्टूडियो से निकले बाहर और चेक देते थे। बहुत सारे आर्टिस्ट थे तो वो कहते थे स्टैम्प अगर कई बार नहीं होती थी तो हम कहते थे ये 2 रुपये है ना स्टैम्प की, तो चेक दे देते थे। इतना राब्ता था मेरा। और बाकी जो अनाउंसर होंगे या ड्यूटी ऑफिसर होंगे, आते जाते सामने शक्लें नजर आती थी, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती थी। मतलब इतना होता नहीं था ना। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गए हैं, रिकॉर्डिंग की और हम प्ले करके आ गए, तो बस इतना होता था। तो मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। जब इससे रेडियो में मेरी सिलेक्शन होगी तो सिलेक्शन में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि मैं तो पापा को यही कहती थी मैं तो एक्ट्रेस ही बनना है। तो मैं कहीं शायद डलहौजी गई थी, तो उन्होंने मुझे ना एक दिन कटिंग भेजी न्यूज़पेपर की। ट्रिब्यून आता था हमारे घर में, पापा ने भेजी कि और लेटर में कि ये ना कुलवीर, वो वीर कहते थे मुझे, वीर ये एक अनाउंसर की जॉब निकली, तुम रेडियो प्ले करने जाती हो ना, तो परमानेंट अनाउंसर की जॉब निकली। मैंने कहा पापा मैं नहीं बनना अनाउंसर रेडियो में, मैं तो एक्ट्रेस हूँ, मैंने एक्टिंग ही करनी है, रेडियो अनाउंसर नहीं। वो कहते, उनको पता था मैं फ्री कभी नहीं बैठी। अगर प्ले नहीं हो रहा तो कभी मैं किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ, तो या मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, या मैं लिख रही हूँ मैगजीन में या न्यूज़पेपर, कुछ ना पोइट्री लिखती रहती थी, आर्टिकल लिखती, स्टोरीज लिखती रहती थी। तो कहते तुम पेपर तो दे दो, एग्ज़ाम तो दे दो। मैं कहा इट्स ओके। मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने कहा पापा बात सुनिए, वहाँ मुझे लग नहीं रहा था ऐसा मैं पास हो जाऊँगी, इसमें 40 मार्क्स का है तो मुझे नहीं लग रहा। तो कहते कोई नहीं, देखा जाएगा। और तब मैं जालंधर में थी, तो एक दिन लेटर आ गई कि सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन होगी, अच्छा ठीक है, डेस्टिनी थी, आपको मिलना थी। था। जो बिल्कुल जो सुप्रीत जी आपको मिलना होता है ना, वो ऑलरेडी सब कुछ लिखा होता है, सब तय होता है। और हम इंसान ऐसे ही हताश निराश सोचते रहते हैं कि ये हो जाए, भगवान हुआ नहीं। जब होना है ना आपको पता भी नहीं चलना, वो सरेंडर करते ना तो वो अपने आप चीजें हो जाती आपको पता भी नहीं चलने। मैं बहुत मानती हूँ ऊपर वाले को, उसके हाथ में, और हमें पता नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता। मैं कई बार कहती होती, कोई कह रहे ना, मान लीजिए बॉयज है जो कोई मेरे नॉन की शादी नहीं हो रही, मैं कहा मेरी बात सुनिए, जब शादी होनी है आपकी आंखों के सामने वो घूमती होगी पहले से ही, और उसके साथ ही होनी होगी, आपको पता भी नहीं होगा, हमें नहीं पता होता ना। Exactly. ऐसा हुआ भी मेरे थिएटर में, जब मैं करती थी ऐसा हुआ भी, थिएटर करते थे उनकी शादी होगी। सो वो फिर मेरी ऐसे सिलेक्शन हो गई जब, तो मैं जब रेडियो में, मैं आपको पहले ये वाक़या बताती हूँ। ये 20 जैन 1995 को मैंने ज्वाइन किया रेडियो में एज ए अनाउंसर, ब्रॉडकास्टर ज्वाइन किया। तो फर्स्ट डे था, मैं किसी के साथ इतना बात नहीं करती, रिजर्व रहती थी।
रहती तो अभी, लेकिन जो मेरे विचारों का है तो उसके साथ तो फिर मैं बहुत बतौनी हो जाती हूँ। तो अदरवाइज मैं ऐसे नहीं है ना, मैं मेरे साथ हम 4 सेलेक्ट हुए थे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। तो जो एक जो फर्स्ट डे स्टूडियो में थी उसके साथ मेरी ड्यूटी लगी, तो वो कैजुअल अनाउंसर थी पहले ही और इनको जानती थी। ये दोनों कैजुअल अनाउंसर्स थे, जो हम थे एक लड़का और मैं, वो क्रिकेटर और मैं एक्ट्रेस। तो हम दोनों नहीं जानते थे इनको। तो वो कहती आजा लंच करने के, लंच टाइम था, सर्दी थी बहुत, जनवरी का मंथ। तो कैंपस में मुझे ले गई, हमने वहाँ बैठ के लंच किया। हमने लंच फिनिश किया तो एक लड़का टॉल सा, मुझे अभी भी याद है कि उसने पीकॉक कलर का ना स्वेटर पहना हुआ था। तो वो आया उधर से, तो उसने उसके साथ हेलो की, मुझे की भी कि नहीं की मुझे याद नहीं शायद, तो मैंने देखा ही नहीं। तो वो उसके साथ बातें करने लगा कि ये पेपर हुआ, ये हुआ एग्ज़ाम में, ये हुआ, ऐसा था, ये आया, ये क्वेश्चन आया, ये है, वो बड़ी बातें, नॉन स्टॉप बात। तो मैं दिल में सोचने लगी, ओफ कितना सर खा रहा है ये लड़का। ऐसे मैंने ना सोचा कितना इरिटेट कर रहा है। तो मैं ऐसे देखूं इधर देखूं, मेरे पास भी 1000 स्टोरीज थी जब टेस्ट हो रहे थे, बहुत सारी देखूं, मैं भी बता सकती। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस मैं सुनती रही। मैंने कहा कितना सर खा रहा। आप पूछोगे ना कि कौन था वो? हाँ यही कपूर साहब। तभी कहते किसी को कुछ भी बुरा मत बोलो, आप एक बार किसी का मजाक उड़ाओगे ना, 1000 बार आपका मजाक भी याद है। तभी तो याद है। 1000 आप किसी का मजाक उड़ाओगे एक बार, तो परमात्मा आपको 1000 बार आपका मजाक उड़ेगा, कोई ना कोई मारने से आपको तकलीफ होगी। बड़ी सिमिलर स्टोरी है। जब मैं भी अपनी वाइफ से पहली बार, हम मिला तो पहले भी था, जब हम पहली बार अनऑफिशियल डेट पे गए थे, तो आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव और मैं टॉकेटिव था। तो उसने मुझे बाद में बोला, कहते कि यार चुप ही नहीं हो रहा था, बोल ही जा रहा था। लेकिन शादी के बाद तो चुप हो जाता है इंसान। तो फिर ऑप्शन ही नहीं है। फिर तो मतलब इधर ही चुप्पी हुई कि तो जी मैं ये कह रही थी कि बोलने नहीं पॉडकास्ट चाहिए। मैं ये कह रही कि कभी ना किसी को एक्सपीरियंस हो, कभी कुछ भी ऐसा मत बोलो। तो वो चीज़ देखो, मैंने इनको बोला था कि ये कितना सर खा रहा है, परमात्मा ने कहा कि तुम्हें सर पूरी लाइफ के लिए लेकिन मैंने इनकी बहुत वो हेल्प की। आप ये देखो हाँ कि क्योंकि हम लोग पहले से वहाँ पे कैजुअल अनाउंसर्स थे, तो हमें तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी, हमने तो सीधा ही ज्वाइन कर लिया। तो लेकिन जो ये लोग आए 2, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। जब तो मुझे मैं बताती हूँ इनके कि शादी भी क्यों की, ऐसे तो नहीं कोई सामने आए तो कर लेता है भाई चलो, ऐसा नहीं होता है। चाहे सेम डिपार्टमेंट हो, सेम वर्किंग फील्ड हो। क्या हुआ कि मैं जब ज्वाइन किया, आपको पता कंसोल है, टीवी में तो बहुत इजी है। जब मैं कंपेयर करती थी तो माइक पकड़ा, अपनी स्क्रिप्ट लिखी, फिर सामने भी बोलते गए, बहुत इजी लगता था मुझे कि बहुत इजी है, एक्टिंग भी बहुत इजी, हमने तो एक्ट करना है, जब माइक पकड़ के कंपेयर करना है, बाकी काम है प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं और बाकी सबका अपना है, हमने ही तो बोलना ही, बहुत ईजी। जब मैं रेडियो में आई तो वहाँ कंसोल, वहाँ स्क्रिप्ट तो खैर लिखते ही थे पहले, प्लस हमने हैंडल भी करना कंसोल। वहाँ तो इंजीनियर लोग करते थे ना जी। तो शूटिंग में तो वहाँ पहले हम वो हैंडल करेंगे माइक। और बिल्कुल आपका वो मतलब एक माइक्रो सेकंड का भी लैप्स नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, क्योंकि रेडियो साइलेंस नहीं हो सकती। जी जो रेडियो का अनाउंसर है या रेडियो ब्रॉडकास्टर है, वो सिर्फ एक रेडियो का अनाउंसर ही नहीं है, वो स्क्रिप्ट राइटर है, इंजीनियर भी है, वो सब टेक्निकल चीज़ें भी उसने देखनी है, टाइम मैनेजमेंट उसने करनी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के एक पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया रेडियो का अनाउंसर। रेडियो की जॉब टफ है, बहुत टफ है। जो कंसोल हैंडल करना, पहले ओपनिंग ये जो माइक होता वो फिर डाउन करके, अगर भूल जाते थे अनाउंसर कई बार तो अनाउंसर को पता ही नहीं चलता था। अगर हम फेड आउट नहीं करेंगे तो वो तो हमारी आवाज़ जाती रहेगी ना बाहर। क्योंकि विजुअल मीडियम में, टीवी में अगर देखें तो आपके एक्सप्रेशन से कई चीज़ें छुप जाती हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई एरर का चांस ही नहीं। आपको हर चीज़ जो है अपने ऑडियो में आपको एक्सप्रेशंस देने हैं, आवाज़ में एक्सप्रेशंस देने हैं। तो उसमें रेडियो ने हमें बहुत कुछ सिखाया। जब हमने ज्वाइन किया तो तब सीडीज कहाँ होती थी, सीडीज तो बहुत साल के बाद आई। वो होते थे
उसको क्या कहते हैं, एलपीज होते थे। तो वो फिर दो, एक इधर अनाउंसर जब मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया, अनाउंसर ने फेडर दे दिया, मुझे ये नहीं बताया कि ये अनाउंसर फेडर है, तो इसको ऐसे एकदम से करके ऊपर करके तो अनाउंसमेंट करनी है। जैसे हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर पेश खिदमत है कार्यक्रम शेरो नगमा। ये मेरा फेवरेट कार्यक्रम है इनका। तो वो फिर उसके बाद अपनी स्क्रिप्ट की कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसका हर पल एंजॉय कीजिए। कभी ज़िंदगी में निराशा आ जाए तो निराश मत होइए, हंसिए, खुश रहिए और बहुत सारी ऐसी बातें सोचिए जिससे आपको खुशी मिले, और दूसरों को खुश करेंगे, दूसरों को खुशी देंगे तो आपको अपने आप खुशी महसूस होगी। ये स्क्रिप्ट बोली, उसके बाद गाना हमने सॉन्ग प्ले करना, तो वो धीरे धीरे म्यूजिक से है ना, जी। जब बोलना है तो एकदम से, फिर एकदम से उसको फेड आउट करना। तो हाँ, ये कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। अनाउंसर ने किया फिर, हाँ जी बोलो। मैंने भी बड़े की ਅਸੀਂ आकाशवाणी ਦੇ जलंधर के अंदर तो बोल रहे हैं, हुन सुनो फिल्म संगीत पंजाबी का मैं बता रही हूँ ना, जैसे जलंधर का। उसने फेडर डाउन कर दिया। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕੁਮਾਰ सानू ਦੀ आवाज़ 'ਚ गीत, ਤੇ ਇਹਦਾ साथ दे रहे ने अलका याग्निक जी। लो सुनो, आप ही नीचे फेडर ऑन, और मुझे तो पता नहीं चल रहा ना कैसे कर रहे हो, आप ही कर रहे हो। जो दूसरे अनाउंसर की ड्यूटी वो भी ऐसे। जब 15 दिन हो गए तो इनकी ड्यूटी लगी 15 दिन के बाद, तो वही मेन चैनल पे। जो जलंधर में अनाउंसर काम कर गया ना, वो कहीं भी दुनिया की किसी भी रेडियो में चले जाए कामयाब है। जलंधर में बहुत टफ है, बहुत सीखने को मिलता है जलंधर रेडियो में। जलंधर रेडियो में सीखने को मिलता है। एक्चुअल में जलंधर जो आकाशवाणी जलंधर है वो प्राइमरी चैनल है। हाँ जी, हाँ जी। तो इनकी ड्यूटी लगी, वहाँ पे 4-5 चैनल हैं। एक प्राइमरी चैनल है, विविध भारती है, FM है, और उर्दू सर्विस का भी चैनल है वहाँ देश पंजाब। तो हाँ जी, सॉरी। तो इनकी जब ड्यूटी लगी मेन चैनल पे, और वहाँ क्या होता था, आपने अनाउंसमेंट की 1 बजे, लीजिए सुनिए, अब आप सुनेंगे न्यूज़ दिल्ली से आएंगी या, और उसके बाद एकदम से न्यूज़ रीडर 5 मिनट का, वो उससे पहले ही आपने 5 मिनट की आपने ओपनिंग सिग्नेचर ट्यून भी चलानी है, और अनाउंसमेंट भी करनी है, और वो फिनिश भी करना है। और फिर लीजिए फौजी वीरों के लिए कार्यक्रम, उसमें 3-3 स्पॉट एडवर्टाइजमेंट्स है। मैंने कहा 15 मिनट का प्रोग्राम, इतनी एडवर्टाइजमेंट एक सॉन्ग में, तो कब चलाएंगे? 5 मिनट का भी सॉन्ग होता है। तो ये कहते तुम्हें सिखाया कुछ? मैं किसी ने नहीं सिखाया कुछ भी, मैं तो भागने वाली हूँ। मैंने फादर साहब को बोल दिया था मैं रेडियो की अनाउंसर नहीं बनना, बहुत टफ है पापा, मैंने नहीं जाना। कहते नहीं, सीख ले, बाकी भी तो कर रहे हैं ना। मैं कहा मुझे नहीं पता कैसे कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आया, 15 दिन में सिखाया नहीं किसी ने। फिर ये इन्होंने मुझे बताया कि ज़रूरी नहीं 5 मिनट का चलाना सॉन्ग, 2.5 मिनट का चला दो। तीन एडवर्टाइजमेंट्स है जिसको हम स्पॉट्स बोलते हैं। 2.5 मिनट का गाना चलाओ, वो ऐड चली, फिर ख़त्म करो, फिर सेकंड चलाओ, फिर स्पॉट चलाओ, फिर आप अगर 2 मिनट का सॉन्ग चला दो, फिर लास्ट देखो कितना मिनट बचे हैं, उसके बाद चलाओ, और उससे पहले ही न्यूज़ की गोइंग ओवर देनी है आपने, अनाउंसमेंट। तो ऐसे करना। मैंने कहा ये तो बड़ा इजी काम है। वो फर्स्ट डे था मेन चैनल जो इतना टफ था, इन्होंने कपूर साहब ने मुझे सिखाया। तो जब सिखाया तो तब मुझे आ गया। फिर मैंने ये सोचा क्योंकि उन्हें इनसे शादी कर ली जाए, एक ही डिपार्टमेंट है, तो सीखेंगे, कभी गड़बड़ होगी तो उससे पहले सीखूंगी ना मैं, है ना। तो इन्होंने सिखाया था, ये इनकी क्वालिटी थी। आई थिंक मैं एक तो ये दावे से बोल सकता हूँ कि रमेश कपूर जी सिर्फ एक जगह ही है जहाँ शांत हो जाते हैं, आपके साथ। अच्छा। अदरवाइज मैं सर को लगातार बिल्कुल ऐसा तो नहीं। हाँ जी, मतलब ऑब्वियसली, मतलब जैसे एक होता है कि एक इफेक्ट होता है कि विद बेटर हाफ, तो एक इफेक्ट डिफरेंट होता है। बिल्कुल हस्बैंड का फर्ज बनता है आजकल की, जब वाइफ बोल रही है तो आप चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो घर पे जाके खाना नहीं मिलने वाला आपको। मतलब कि वैसे मैं सीरियसली कह रही हूँ कि वो सिखाया जो देखिए किसी ने नहीं सिखाया, किसी ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। यहाँ वो चाहते होंगे कि देखिए तमाशा देखते हैं, आता नहीं अनाउंसर को, जो नहीं है ना। जो अब हम इनको भी पता है कि हमने जब हमारे साथ सामने बच्चे आते थे
तो मैं क्रोसिन की मेडिसिन खा के सिखाती थी, सर दर्द हो जाता था। अगर मॉर्निंग ड्यूटी है 5:53 पे हम सिग्नेचर ट्यून चलाते थे, फिर वंदे मातरम चलाते थे। वो सारा सिखाना है, एक एक चीज़ सिखानी है, एक एक अनाउंसमेंट लिखवानी है, क्योंकि लिख के अनाउंसमेंट अनाउंसर को लिख के करनी चाहिए। अर्लीस्ट आपकी रिपोर्टिंग कितनी रही है ऑल इंडिया रेडियो पे या विविध भारती पे? अर्लीस्ट मैं सबसे सुबह का कितने बजे आप गए हैं लाइव? ये तो मैं सुबह सर, 4 बजे पहुंच जाते सर थे। मेरा देखिए, सुबह 4 मैं बजे। ना बता रही हूँ, मैं ये अपनी प्रेज नहीं कर रही हूँ, ये तारीफ नहीं कर रही, मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इतनी पंक्चुअल हूँ लाइफ में। पता नहीं क्यों, मेरे नानी जी के जो ब्रदर 3 थे वो सारे फौज में थे, पता नहीं वो ब्लड में कुछ मेरे एक बहुत, मैं पंक्चुअल हूँ। मुझे टेंशन होती, मुझे चिंता होती काम की। मैं पहले ही, जैसे हमारा 5:53 पे वो होता था, तो मैंने 4:30 बजे पहुंच जाना, और अनाउंसर को पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमने जब ड्यूटी रूम में जाना है वहाँ हमने अपनी क्यू शीट लेनी है, उसमें रीड करना कि 5:53 के बाद 6 बजे कौन सा कार्यक्रम चलना, ये मुंबई से रिले है, उस पर लाइव कौन सा है, झरोका है, कब क्या है, आज कौन सी है। जो ड्यूटी ऑफिसर बाहर बैठता है, वो जो बाहर रेडियो सुनते हैं, उनको डीओ है ना, तो वो उनसे हम पूछेंगे भी ये चीज़ें, ये सीडी नहीं है ना, ये प्रोग्राम नहीं, कहाँ है। अगर कंप्यूटर में फीड हम चेक करते थे कि वहाँ तो नहीं है, अब ढूंढ के दिखे, फिर उन्हें चेक करना, ओहो वो भूल गए थे या बाई मिस्टेक हो गया ना, तो वो अब प्लीज़ उनको बोलिए ये ट्रांसफ़र करें। सारी वो चेक करना है, अनाउंसमेंट लिखनी है, ओपनिंग अनाउंसमेंट, उसके बाद फिर हमने झरोका लिखना है, उसके बाद अगर कोई प्रोग्राम है, जब चित्रलोक होता था, सवन होता, उसके बाद हमारा आज का अखबार है, वो लिखना है, लिख के करनी चाहिए अनाउंसमेंट हर। तो हम एक एक अनाउंसमेंट, मुझे याद है ये 30 साल पहले की बात भी कर रही हूँ, उसके बाद भी आते रहे। शादी की बात कर रहे थे हम लोग बीच में, शादी नहीं, मैं बता रही हूँ कि वो नहीं, वो आई थिंक, हाँ जी, वो शादी की बात कर रहे थे। शादी तो शादी भी एक हमारे लिए बहुत, मतलब क्या कह सकते हैं, आग का दरिया थी ना। वो कहते हैं ना कि ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मैंने तो पता नहीं कितनी डुबकियां लगा दी हैं उसमें। देखिए कितना टाइम लगा था? शादी देखो, शादी के लिए हमारे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे मदर सरदार थे, तो मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता था। मैं भी सरदार नहीं हूँ। तो हमारे ऑफिस वालों को बड़ी प्रॉब्लम थी इसको लेके कि तुम लोग शादी नहीं करोगे, ये है वो है, मतलब उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो ऑफिस वालों को प्रॉब्लम थी हमारे, तो उन लोगों ने मतलब हम लोगों ने गाने प्ले करने, तो वो बोलते थे कि एक दूसरे को सुना रहे, आप एक दूसरे को गाने सुनाते हो। रोमांटिक गाने अगर हम प्ले करते थे पहले कुछ तो नहीं, यही बोलते थे कि नहीं आप एक दूसरे को गाने, ये गाना क्यों लगाया, ये क्यों लगाया। तो मैंने कहा मैं तो हर रोज यही गाने चलाता हूँ, पहले आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, अब क्यों प्रॉब्लम हुई। बोले आप तो दोनों शादी नहीं करोगे। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी जबरदस्ती ट्रांसफर कर दी यहाँ चंडीगढ़, आकाशवाणी चंडीगढ़ में, कि शादी ना हो इनकी। लेकिन साल की बात है सर, ये 95 की ही बात है, 95 की ही बात है। तो उन्होंने मेरी ट्रांसफर यहाँ पे कर दी। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि भाई अब इतना आग का दरिया पार कर लिया है, मतलब थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी पार करके ही जाऊंगा। तो मैंने मन में ये बनाया हुआ था कि मैं तो शादी करके फिर ज्वाइन करूंगा, ऐसे ज्वाइन नहीं करूंगा मैं। तो फिर शादी की हमने, और हमने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आकाशवाणी चंडीगढ़ में एज सच कुछ इनके अपनी प्रोडक्शन नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। तो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो कितना फ़र्क था जलंधर से चंडीगढ़ का, कितना बड़ा फ़र्क था ये उस समय? चंडीगढ़ का बहुत बड़ा फ़र्क था, या कुछ भी नहीं था। आकाशवाणी जालंधर में तो इतने प्रोग्राम्स थे, आकाशवाणी जालंधर में तो बहुत सारे प्रोग्राम थे, क्योंकि उनकी अपनी प्रोडक्शन होती थी, लोकल प्रोग्राम्स होते थे। सबसे पहले कपूर साहब ने एफएम जिंगल बनाया था, हम दोनों ने किया था। यहाँ पे क्या था कि बिल्कुल यहाँ पे बरसात हो रही है, तो यहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं देख रहा हूँ कि 2 अनाउंसर हैं, काम कुछ है नहीं है, तो इनजस्टिस लग रहा था मुझे अपनी कला के प्रति। तो मैं स्टेशन डायरेक्टर के पास गया, मैंने कहा सर या तो, मैंने 15 दिन ऐसे निकाले। तो एक दिन मुझे रोना आया सच में, स्टूडियो में मैं बैठा ऐसे गाने सुन रहा था, विविध भारती से टेप आती थी,
बाय एयर टेप्स आती थी हमारे पास, स्पूल होते थे बड़े बड़े, तो वो एक लाइन बोलते थे, विविध भारती दी विज्ञापन प्रसारण सेवादाए चंडीगढ़ केंद्र, वो बोल के हम टेप चलाते थे। तो मैंने कहा मेरा ये काम नहीं है कि मैं दूसरों के प्रोग्राम चलाता रहूं, कब तक चलाऊंगा मैं। तो मैं स्टेशन डायरेक्टर साहब के पास गया, तब मिस्टर दुग्गल होते थे, जम्मू से वो आए हुए थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है कि या तो आप मेरी ट्रांसफ़र वापस जलंधर कर दो या यहाँ पे प्रोग्राम्स शुरू करो। तो उन्होंने बोला कि करेगा कौन? मैंने कहा मैं करूँगा। तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे टाइम लेके दो। तो फिर उन्होंने हमें टाइम लेके दिया। उन्होंने बोला कि तब मीडियम वेव से एफएम पे शिफ्ट हो रहे थे ट्रांसमिशन जो थी। तो उन्होंने बोला कि आप दोनों हो आर्टिस्ट जालंधर के, तो आप एक जिंगल बनाओ, प्रोमो बनाओ उसका, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फटाफट मैं गया नीचे स्टूडियो में, स्क्रिप्ट लिखी, मैंने इनको बुलाया और हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। और वो जैसे ही ऑन एयर गया तो लगा कि कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ में कुछ हुआ है, हलचल हुई है। हाँ, तो सब लोग उनसे पूछने लगे कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। तब उन्होंने मुझे बुलाया, अप्रिशिएट किया बहुत कि आपका जिंगल तो बहुत प्रोमो अच्छा चला हुआ है। तो उसमें ये था कि हस्बैंड वाइफ के जन्मदिन पे एक रेडियो लेके आता है, तो वो कहता है ये आ देख तेरे वास्ते मैं की लेके आया। एक कहती वो रेडियो, कहता ये छोटा मोटा रेडियो नहीं, एफएम रेडियो है, एफएम रेडियो। मी होवे झक्खड़ होवे हनेरी होवे, एकदम आवाज़ क्लियर सुनेगी तेनों। फिर वहाँ पे गाना चलता है, लम्मा लम्मा बाजरे दा सिट्टा, ऐसे करके वो हमने प्रोमो बनाया था। तो बहुत 103.1 हाँ पे जी, हाँ जी। तब मीडियम वेव था। मीडियम वेव पे हमने जब किया तो 103.1 उसके बाद शुरू हुआ वो। क्या बात है। वी हैव अ लॉट ऑफ फॉन्ड मेमोरीज व्हाइल ग्रोइंग हाँ अप। जी, बिल्कुल। शादी की बात आपने कहा ना कि वो भी एक दिन क्या हुआ कि स्टूडियो में जैसे 8 बजे न्यूज़ होती हैं, तो तब हमारे पास 10 मिनट होते हैं, जल्दी जल्दी से हम चाय पी लें, नाश्ता करें, कुछ भी जल्दी जल्दी। तो जो हमारे 5 चैनल थे है ना जलंधर में, तो सभी जो ड्यूटी डीओ और अनाउंसर सभी कहते कि चल फटाफट चलो आ जाओ। तो इनकी ड्यूटी थी सीबीएस जी। और मेरी ये एफएम में थी शायद दूसरे चैनल पे। तो मैंने कहा, मैं गई, मैंने कहा तब रमेश कहते थे इनको सारे। तो मैंने कहा रमेश ब्रेकफास्ट करना? कहा हाँ जी करना। तो कहते तुम्हारी एज कितनी? तो एक लड़की को होता है भी, कोई ऐसे ही लड़का पूछ रहे एज कितनी है, भी तू होता कौन है पूछने वाला, मेरे माइंड में ऐसा ना। तो मुझे बड़ा गुस्सा, मैंने कहा क्यों? मैंने क्यों शादी करनी है? तो तुरंत क्या जवाब दिया, हाँ करनी है। तो हाँ करनी है। तो मैंने भी ऐसे ही जैसे स्क्रिप्ट जैसे प्ले हो रहा, मैं कहा टॉक टू माई फादर। तो जी इन्होंने एड्रेस उड्रेस पूछ के, वहाँ इतना पता ही होते थे सबके ना, शाम को घर पहुँच गए, इनके फादर से मिलने। शाम को घर पहुँच गए भी सीधे ही भी। कचरी और करनी में कोई फर्क नहीं। कुछ बातें ऐसी थी, तभी मैं शादी के लिए राजी हूँ। तो मेरे फादर साहब ये पहुंच गए। मैंने कहा इंट्रोडक्शन करवाते हैं, ये अनाउंसर हम 4 भरती, उसमें से ये एक है, तो मिस्टर रमेश कपूर इनका नाम है, ऐसे ऐसे करके। तो ये कहते भी मेरे फादर साहब, हाँ जी। कहते भी मैं आपकी बेटी से ना शादी करना चाहता। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी में ऐसा क्या देख लिया, अभी जुम्मा थोड़े दिन तो हुए, महीने, तो कि क्या अभी शादी के लिए ऐसे बोल दिया, इतने घर ही आ गया ना मेरे से बात। तो क्या गुण देखा? कहते आपकी बेटी तो गुणों का खजाना है, ऐसा बोला था। थोड़ा थोड़ा अपने अंदाज में। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे हुई हमारी शादी। एक बार तो इन्होंने मुझे चैलेंज दिया। हाँ, फिर पता क्या हुआ, सॉरी मैं वो करीब जो मेन चीज़ बताऊंगी ज़रूर। तो जब बोला ना तो मुझे गुस्सा आया। तो तब उस ज़माने में ना, आजकल तो वो जो बेल बजा देते हैं ना, जैसे डोर बेल होती है, तो वो लगा दी स्टूडियो में कि समय मिलाइए 8:15 ऐसे ना, गोंग बजाते थे। तो फिर ऐड होती थी, वो बोलते थे। तो वो ना तब बेल होती थी जो मंदिर में नहीं, हम टेम्पल में, वो पीतल की थी इतनी बड़ी। हाँ जी। जब मैं बोला ना कि शादी करनी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उठा के सर पे मार दी। मतलब इन्होंने कहा हाय, मुझे फिर बड़ा तरसा कि हाय मैंने
क्यों मार, ज़्यादा लग गई ना। तो फिर मुझे बड़ा हुआ कि मारना नहीं चाहिए था ना, पर उस टाइम वो ना एज ए लड़की कि कोई किसी को ऐसे ही बोल दे, इतनी हिम्मत वो था मेरे में, हिम्मत कैसे इतनी। एक बार तो मैंने वो चैलेंज की बात कर रहा हूँ, एक बार चैलेंज इन्होंने दिया, यही दिन थे बरसात के, तो इनके घर के आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था, मेरे घर पे भी हो जाता था। तो बारिश हो रही थी, इन्होंने बोला कि इतना पानी, मैंने कहा आज मैं आपके घर पे आऊँगा, एक्चुअली आपके घर पे आऊँगा मैं आज। तो बोले इतने पानी में आओगे? मैंने कहा यस। कहती कोई नहीं, आज देखते हैं प्यार की ਹੁੰਦਾ है। मैंने कहा ठीक है देख लो फिर। आप यकीन करोगे, इतना पानी, मेरा कद 6 फुट है, तो सिर्फ मेरी गर्दन दिख रही है और यहाँ पानी है, और मैं उस पानी में इनके घर की तरफ जा रहा हूँ। तो ऊपर से जो लोग खड़े हैं छत के ऊपर, वो बोल रहे हैं कि अरे भाई आगे मत जाओ, डूब जाओगे, मर जाओगे। मैंने कहा अब क्या मरना, अब तो मर गए हम लोग, ऊपर पहले जाना पड़ेगा। तो मैं गया, ऊपर से ये देख रहे हैं, थे रूम हमारे, तो ये छत से देख रहे हैं कि ये मतलब इतने पानी में आ रहा है। इनके फादर भी देख रहे हैं, तो मेरे फादर साहब ने भी देखा। मतलब ये इश्क नहीं आसान। हाँ बिल्कुल। तो मेरे फादर साहब ने जब देखा ना ऐसे लड़का पानी में, तो कहते वाकई ये मजनू है, ये फ्लड का दरिया है। जी जी। मेरे फादर साहब ने नाम इनका मजनू रख दिया था। अच्छा, उन्होंने कहते थे तो वाकई मजनू है, इतने पानी में आ रहा। मतलब सो वाज ही फाइन के मतलब वो सेम इंडस्ट्री से हैं, और या उनके माइंड में था कि कोई फौजी होना चाहिए या कोई, उनको लगा कि उनको भी लगा होगा ना कुछ कि जॉब कर रहे हैं ना कोई। अच्छा, वो एक गवर्नमेंट जॉब का भी एक एडवांटेज था। गवर्नमेंट का नहीं, एक ही फील्ड में है। अच्छा, एक ही फील्ड में जी। तो वो पॉजिटिव था, वो पॉइंट पॉजिटिव था कि आप एक ही लाइन में, एक ही फील्ड में है, तो वो भी इसलिए अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे आकाशवाणी चंडीगढ़ में इतने प्रोग्राम्स नहीं थे, तो जब शुरू हुआ वो, फिर FM आया, तो फिर हमने बोला स्टेशन डायरेक्टर को कि हमें और टाइम लेके दो, तो हम प्रोग्राम्स करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला 9:15 से लेके 10 बजे तक का टाइम है आपके पास, तो हम लोग डिफरेंट प्रोग्राम्स, आप कॉन्सेप्ट तैयार करो। तो फिर मैंने कॉन्सेप्ट अपने तैयार किए, तो उन्हीं में से एक पॉप टाइम हमने शुरू किया। तो उन्होंने बोला होगा क्या इसमें? तो शुरू में हमने क्या किया कि उसमें लिसनर से हम लोग चुटकुले मंगवाते थे, उनको ड्रामाटाइज करते थे। ड्रामाटाइज भी ऐसा कि पूरी फिल्म की तरह, वो एकदम से कुछ याद है आपको? बिल्कुल किया जा सकता है। बीच में दैनिक भास्कर में पिंका शन्नू के हसगुल्ले नाम से आता था कॉलम, वो बाद में उन्होंने कॉलम शुरू किया। तो चुटकुले ड्रामाटाइज हम लोग करते थे। मैं क्या करता था कि रात को रिकॉर्डर इशू करा के लेके घर पे जाता था, क्योंकि हमारे पास इफ़ेक्ट्स नहीं थे। जालंधर क्योंकि प्राइमरी चैनल था, तो उनके पास काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स होते थे, साउंड इफ़ेक्ट्स। आजकल तो आपको नेट से मिल जाएंगे, बहुत ईजी हो गया आजकल। तो उस ज़माने में स्पूल के ऊपर किसी के पास जो बनाते थे लोग, तो उन्हीं के पास इफ़ेक्ट्स होते थे। तो मैं क्या करता था कि मेल्ट्रॉन इशू करा के, तो मुझे बोलते थे हमारे इंजीनियर्स कि रमेश इसको क्या करोगे रात को लेके जाके। आज की डेट के ब्रॉडकास्टर्स को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता उनको। उनको पता भी नहीं है कि स्पूल क्या होता है, एक्चुअल में नहीं पता होगा उनको। हमें एक ना सब्जेक्ट, जब मैंने ब्रॉडकास्टिंग पढ़ाई थी, तो उन्होंने हमें एराज बताते थे, तब ये बताई थी चीज़ें। तो ये इसीलिए थोड़ा सा ध्यान है, बट कभी यूज़ करने को नहीं मिला। अगर जैसे एजुकेशन किसी ने ब्रॉडकास्टिंग में लिया तो ये ज़रूर पढ़ाते हैं, बट मॉडर्न डे पे तो सोच भी नहीं सकते ये वर्ड्स। बहुत टफ था उस जमाने में। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे हम ऐड चलाते थे, वो उतारते थे, फिर बहुत मुश्किल। तो रात को लेके जाता था, तो इंजीनियर्स बोलते थे रात को क्या करोगे। तो मैं क्या करता था कि कॉम्प्लेक्स में हमें गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था, अलॉट हुआ था। तो रात को मेल्ट्रॉन ऑन करता था मैं रिकॉर्डर, और बाहर पीछे हमारे एक जंगल पूरा बना होता था, तो वहाँ पे रिकॉर्डर रख देता था। उसमें तरह तरह की रात की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें, कभी किसी की, कभी सांप की, कभी वो फुंकार, और ये वो सब इकट्ठी करके, तो सुबह मैं देखता था उठ के 4 बजे वो निकालता था वहाँ से। जैसे आजकल फोली होता है, साउंड फोली वो होता है, वो जो स्टूडियो में बनाए जाते हैं, ये आप रियल आवाज़ें। जी। तो मैं क्योंकि जालंधर से मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, वहाँ ड्रामा सेक्शन है, पूरा एक डिपार्टमेंट है ड्रामा, तो वहाँ पे हम लोग इफ़ेक्ट्स भी बनाते थे स्टूडियो में। तो सांप की फुंकार कैसे करनी है, कई चीज़ें होती थी, कोयल की आवाज़। अब कई बार होता था कि मैं क्या असली सांप की आवाज़ें निकाल, हाँ, कोई वो ऐसे बिल्कुल एकदम से जैसे उसने फुंकार की है तो करके। अच्छा। हाँ, तो कोयल की आवाज़,
कई बार होता था कि मैं घर पे भी मेल्ट्रॉन लेके आता था, तो घर पे मैं माइक लेके कोयल की आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, खुद सब कुछ करता था मैं। तो वो इफ़ेक्ट्स हम लोग वो ड्रामाटाइज जब हम लोग चुटकुले करते थे उसमें यूज़ करते थे। तो फिर हमारा yes, I remember now. जी, फिर हमारा बेटा जब आया, मतलब आने वाला था, तो मैडम ने छुट्टी लेनी थी, तो ये बोले कि अब छुट्टी लेनी है, कम से कम भी तो 7-8 महीने की छुट्टी रहेगी, तो प्रोग्राम कैसे चलेगा। तो हम लोग प्रोग्राम को लेके बहुत वो थे, बहुत टची थे। तो कई बार ये होता था मतलब लिखनी होती थी, उसके बाद की बात बताता हूँ। तो जब इन्होंने ब्रेक लिया उससे, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अब क्या करें, मतलब अकेला कैसे करूँगा मैं। तो एक दिन इनकी बहन के मोहाली में रहते थे वो, तो उनके घर पे गए, तो उनका बेटा और उसका एक दोस्त आया हुआ था, तो बोले कि चलो सब्ज़ी लेने चलते हैं। तो मैंने कहा मैं लेडीज़ के बीच में बैठ के क्या करूँगा, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में। तो बोले हाँ, इनको भी लेके जाओ। तो हम लोग सब्ज़ी मंडी में गए, तो जो इनके भांजे का दोस्त था वो सबसे आगे, तो उसकी आवाज़ इतनी फ़नी थी जो मेरे जहन में बैठ गई एकदम। तो पहले जैसे मूलियों वाले का वो लगा हुआ था, दुकान लगी थी, तो उसको बोला रूबी मूलियाँ। तो मेरे दिमाग में ना आया, मैंने कहा ये कैरेक्टर तो कहीं हम लोग फिट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इंस्पिरेशन इज फ्रॉम द रियल। बिल्कुल, पिंका जो है यहीं से इंस्पिरेशन मिली मुझे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा रूबी इसी को खरीदने दे, तू पीछे रह। कहता क्या हुआ? मैंने कहा तू पीछे रह, मेरी बात मान, इसको जाने दे आगे। तो वो अलग अलग दुकानों पर जाता गया। पहले तो हम रेट पूछते रहे जानबूझ के, हम कहीं से खरीदी नहीं हमने। मैंने कहा पूरी सब्जी मंडी का चक्कर लगवा इससे। पूरा वो अंदाज कॉपी करना चाहता था, पूरा वो एकदम से ग्रैब करना चाहता था मैं। तो जब हम लोग वो सब्जी खरीद के घर आए, तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई तुम्हारी रिप्लेसमेंट कर दी मैंने फिलहाल के लिए। मिल गया। कहते क्या हुआ? मैंने कहा एक कैरेक्टर मिल गया। कहते कैसे? मैंने कहा बस अब घर चलो, घर जाके मैं स्क्रिप्टिंग करूँगा। तो घर जाके मैंने स्क्रिप्ट की। तो जो पहला एपिसोड पिंके वाला किया मैंने अकेले, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, क्योंकि किसी हमारे प्रोड्यूसर को पता नहीं था, स्टेशन डायरेक्टर को पता नहीं था कि ये होने वाला है। वो आपने एक स्टोरी भी बताई थी ना, शायद ये था कि ये बिना परमिशन के कॉल। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ऐसे ही चलता रहा। तो आप यकीन मानोगे 6 महीने तक किसी को कुछ पता नहीं था कि पिंका कौन है। मुझे पता है, रमेश कपूर का पता है सबको, लेकिन ये पिंका कौन है किसी को नहीं पता चला। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग इस टाइम पे करता था, रात को मैं स्क्रिप्ट लिखता था, कभी सुबह 5 बजे जाके रिकॉर्डिंग करता था, किसी को कुछ उधर से ऑन करके रिकॉर्डिंग खुद बैठ जाता था, किसी इंजीनियर को नहीं बुलाता था। अच्छा, ताकि वो सीक्रेट रहे। हाँ जी। तो ऐसे ही हमारे स्टेशन डायरेक्टर आए, हरियाणा से ट्रांसफ़र होके आए। तो वो अपनी वाइफ के साथ 17 की मार्केट में गए। तो उन्होंने बोला बाबूजी आप कहाँ पे जॉब करते हो? आप जॉब करते हो कहीं पे? बोला मैं ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन डायरेक्टर हूँ। तो दुकानदार ने उनको बोला कि फिर तो आप पिंके को जानते होंगे। बोले कौन है पिंका? नहीं वहाँ तो कोई पिंका नहीं। कहता आप स्टेशन डायरेक्टर ही नहीं हो। उनकी ईगो हर्ट हो गई। हाँ, बिल्कुल। वो इतना परेशान होके वापस आया जब, तो उसने पैक्सको को बुलाया जो सब प्रोग्रामिंग देखते हैं। बोले ये पिंका कौन है? मेरी परमिशन के बगैर आप लोग किसे बुक कर रहे हो? तो बोला रमेश को पता है, रमेश को बुलाओ। तो स्टेशन डायरेक्टर ने मुझे बुलाया। हाँ भी बता क्या बात है भाई? ऐसे बोले वो। किस किस को करते जा रहे हो आप? गुस्से में बोले। तो मैंने कहा, कहते पिंका कौन है? मैंने कहा सर हमारा कैरेक्टर है उसमें, पॉप टाइम में। आपने सुना? कहते सुना तो है मैंने, लेकिन है कौन बंदा वो मुझे मिलाओ। तो कब करते हो रिकॉर्डिंग? मैंने कहा सर आज ही है रिकॉर्डिंग। तो बोले ठीक है, लंच के बाद मुझे मिलाओ उससे। मैंने कहा सर लंच के बाद रिकॉर्डिंग होगी, आप स्टूडियो में आ जाना। तो मैंने उनको बुलाया लंच के बाद। मैंने कहा सर आ जाइए नीचे। तो वो आए, बैठे सामने स्टूडियो में। तो मैं स्क्रिप्ट लेके अपनी अंदर अकेला गया। तो मैंने जैसे शुरू किया फॉर्मल, वैसे ही कि पॉप टाइम कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार। और उधर से दरवाज़ा खटका, हेलो मेची भाजी, और खोलते दरवाजा के तोड़ गया वो अंदर। तो वो स्टेशन डायरेक्टर देख रहा है ऐसे ना कि ये कौन आ गया है, कहाँ पे है, मतलब इंसान कोई दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आवाज़ सुनाई दे रही है। तो मैं ऐसे करके एकदम से किया तो उनको लगा कि शायद इधर से हैं। तो ऐसे रिकॉर्डिंग चलती गई।
रिकॉर्डिंग करने के बाद बोले कहाँ है वो बंदा यार, दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा सर मैं ही हूँ। तो तब उनको पता चला कहते यार तू एकदम से मुझे बता तो देते कम से कम। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर, फिर ये पिंके का जन्म हुआ। तो जब मैडम बिल्कुल ड्यूटी करने के लायक हो गई, तो जब इन्होंने ज्वाइन करना था तो वो पिंका हमेशा मेछी पाजी को बोलता था कि पाजी ब्याह कराओ मेरा, शादी कराओ, लड़की ढूंढो। तो 6-7 महीने ऐसे ही निकल गए। तो एक दिन वो शन्नो जी को खुद ही ले आया। कहता है पाजी ये देखो कौन है। तो वो कहता है पिंके ये कौन है? बोला गुड मैन की लालटेन मेरी वाइफ है पाजी, टी टी करके आपने तो ऐसे कहा था कि शादी करा दूंगा, आपके लाए लारे तो रह गए कुंवारे, टी टी करके। तो एक बारी हो जाए थोड़ा पिंका शन्नो, थोड़ा जा एक सेगमेंट। जी सुनो जी, सुनाओ जी। आपको यहाँ स्टूडियो में मजा आ रहा है ना? मजा? ओए होए, मजा जैसा मजा मुझे तो इतना फील हो रहा है ना, खुशी मेरी ना उबल उबल के बाहर आ रही है, टी टी कर रही है। सुप्रीत पाजी को देख देख के, है ना? हाँ ये देखो लाइट है ना जो इतना इन्होंने लगाई हुई, एकदम चंदा मामा जैसी लग रही है। तभी तो मैंने इस लाइट को देख के बोला था कि 100 चांद भी आ जाए, 100 चांद भी हमें बुलाए तो वो बात ना बनेगी। जब सुप्रीत पाजी हमें बुलाए तो हमारी खुशनसीबी बनेगी। वाह जी वाह। शन्नो जी वो देखो चंदा मामा में ना बुड्ढी माई चरखा काट रही है, टी टी करके। कहाँ बुड्ढी माई? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही जी बुड्ढी माई। ओहो चली शन्नो जी, इतने करोड़ों सालों से चरखा काट रही है, थक नहीं गई होगी टी टी करके। ये बात तो है। वेरी नाइस, अमेजिंग। हम स्टेज पे भी ऐसे ही करते हैं जब स्टेज शोज करते हैं। तो आपका जैसे जो एक प्रॉपर रिवील होता है, एक और चीज है वो जो पिंका है उसका एक और दोस्त है सोहन जुकाम। हाँ, होता है। तो सोहन जुकाम ने झूठ बोल के शादी की हुई है कि मैं मेरे दाएं भी पैसा है और बाएं भी पैसा है। तो वो पिंका मेछी पाजी को शिकायत लगा रहा है, पाजी सोहन जुकाम ने आपको पता है क्या किया है, बड़ा धोखेबाज है, भाभी को ना झूठ बोल के शादी की है इसने बोला है कि मेरे दाएं भी पैसा है और बाएं भी पैसा है। और बाद में पता चला कि जिस हलवाई की दुकान पर ये आलूओं में समोसों में आलू भरता है ना, उसके इधर भी एटीएम है और इधर भी एटीएम है, टी टी करके। ओदी आवाज अपने सोहन जुकाम दी भी थोड़ी। ओए होए बेची पाजी, एक तो इस जुकाम ने मेरा नाश ही मार दिया है। ओए होए अब हमारा नाश ना मार, सुप्रीत शो है, द सुप्रीत शो, इसको नाश ना मार जुकाम की बात करके, टी टी करके। दे बेची पाजी, सुप्रीत पाजी ऐसे थोड़ी इन्होंने मुझे नाम दिया है, लोग तो मेरी सेल्फी लेते मेरे साथ, कहते जुकाब का गोल्डन ब्रिज है, गोल्डन। क्यों पे टी कर दूं इधर भी। और सुनो जी, वो अजीत जो एक्टर है वो भी तो आए थे एक दिन। ओए होए, हाँ जी सुप्रीत पाजी, अजीत पाजी भी आए थे वहां पे हमारे शो पे। ले आओ जी उन्होंने। वेरी स्मार्ट, द सुप्रीत शो, वाओ। वेरी नाइस। मतलब सो वी जब मैं आया था आपके स्टूडियो में तो इतनी बढ़िया जुगलबंदी आपके साथ हुई, एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि आप बिल्कुल प्रिसाइज आवाज़ पकड़ते हो। जैसे क्योंकि ये एक ऐसी आवाज़ थी पिंके की खासकर, जी वो हर कोई कनेक्ट करता था, और वो एक ऐसी चीज़ होती है कि वो एंटरटेन करेगी। एक तो आवाज़ का स्टाइल वैसा है, ऊपर से आप जो वो पिंका जैसी बातें करता है। जी बिल्कुल। तो वो शन्नो का कैरेक्टर भी इसी तरह से मैंने वो पकड़ा कि पिंका है तो उसकी वाइफ ऐसे होनी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि क्योंकि थोड़ा मुझे लगने लगा कि मोनोटनस हो रहा है शो, तो मैंने कहा थोड़ा इसमें एक कैरेक्टर और डाल दिया जाए इसमें। तो फिर हमने डाला रंगा स्वामी उसमें, पिंके का जुड़वा भाई, साउथ इंडियन कैरेक्टर डाला। तो मकसद यही था कि थोड़ा शो को थोड़ा कलरफुल बनाए। हाँ, कलरफुल बनाया जाए उसमें। तो हुआ क्या कि अब आप देखो कि पिंके का जुड़वा भाई हमने सुनाना है, लोगों को दिखाना नहीं है, सुनाना है। तो टीवी पे होता, विजुअल्स में होता तो आप लोग उसको जुड़वा बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन रेडियो में कैसे दिखाएं कि जुड़वा भाई है उसका। तो
फिर मैंने सोचा, बहुत सोचा, वॉशरूम में गया, 4-5 घंटे अंदर वॉशरूम में बैठा रहा ऐसे ही। तो सोचता रहा कैसे करें। तो फिर मुझे आया कि आवाज़ पिंके की रहेगी सेम टू सेम, एक्सेंट्स, और जो साउथ इंडियन टच के साथ वो बोलेगा। तो वो रंगास्वामी का कैरेक्टर हमने वो पकड़ लिया, उसका भाई। तो वो होता क्या है कि शन्नो जी कहती हैं पिंके को कि मुझे डोसा खिलाने लेके जाओ, मेरी पड़ोसन जो है वो डोसा खा के आई है, वो बता रही है, तो मुझे लेके जाओ। तो एक दिन वो चले जाते हैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट में जाते ही पिंका अपने स्टाइल से उसको बुलाता है, जो वेटर होता है उसको, हेलो। तो जैसे ही वो उधर देखता, कहता ओए हो शन्नो जी, मैं इतना काला कैसे हो गया? और उधर से वो रंगास्वामी, मैं इतना गोरा कैसे? अमेजिंग। सी, दिस इज रॉ टैलेंट जो आपका और मैम का है। आज का जो एफएम है वर्सेस जो ऑल इंडिया रेडियो का जो एफएम है, उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे हम और मेन स्ट्रीम रेडियो की जब बात करते हैं, बिग एफएम, रेड एफएम, रेडियो मिर्ची, ये सारे जितने नाम हैं जी, तो क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस क्या आपको महसूस होता है? ज़मीन आसमान का। रेडियो से बेसिकली सब सीखते हैं, है ना। जो भाषा है, जैसे हिंदी है या पंजाबी है, हिंदी जो ठीक कौन सी ये हमने शब्द क्या बोलने हैं। जैसे रेडियो से जिंदगी, आम लोग जिंदगी बोल देते हैं, हाँ जी, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो रेडियो से इंसान सीखता है। ऑल इंडिया रेडियो जो है, विविध भारती, या तो उससे ही सदियों कितनी देर से चल रहे हैं, तो लोगों ने बहुत सीख भी रहे हैं। जो एफएम है, जो आजकल ये मिर्ची या कुछ भी, इसमें सीखने सिखाने का कुछ नहीं है। इसमें तो ऐसी बातें बोली जाती हैं कि वो सुनने लायक भी नहीं है। जैसे कई प्रोग्राम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि रेडियो से हम प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम पॉप टाइम है ना, पिंका शर्मा वाला हो गया, या शेरो नगमा हो गया, शेरो शायरी का हो गया, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो आजकल तो काफ़ी बहुत सारे कपूर साहब बहुत प्रोग्राम करते हैं, जैसे आकाशवाणी हेल्पलाइन भी करते हैं, हेलो सिटी ब्यूटीफुल भी करते हैं। उसमें बड़ी एक क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी भाषा से सॉन्ग फिर कंपेयर करके वही श्रद्धांजलि का ध्यान रखा जाता है। जी जी, तो बिल्कुल। इसमें जो है, जो ये चले हैं, जो भी एफएम है, उसमें काफ़ी साल पहले की बात है, तो रेडियो में किसी ने बताया कि भाई वो चल रहा था, नया वो एफएम स्टार्ट हुआ था। तो उसमें हमारे एक बुज़ुर्ग हमारे ऑफिस में थे, तो वो ड्यूटी रूम में आते थे। तो एक दिन कहते, मैडम आपको पता है? मैंने कहा क्या सर? कहते ला मैं दिखाता हूँ, ये सुनो। उन्होंने रेडियो उनके, तो उसमें ये था कि हेलो फ्रेंड्स, आपको कहीं सेटिंग करवानी है तो है, लड़के लड़कियों को तो हम सेटिंग करवा देती हूँ, मैं सेटिंग करवाती हूँ। तो वो सर क्या बोले, मुझे आज तक वो अब इस दुनिया में नहीं है, जहाँ भी है खुश रहें। तो उन्होंने क्या बोला, बड़े वो भी हंस के कहते, चल तू मेरी सेटिंग करवा के दिखा, ऐसे ही मुझे बोले। कहते ये क्या बात कर रही है? फिर क्या कहती, वो कोई कह रहा है लड़का, मेरे पड़ोस में ही लड़की रहती है। अब जैसे ये आम सी बात है, हमारा जो भारत देश है आजकल, तो खैर क्या चल रहा है जो भी, लेकिन हमारा क्या होता है, जैसे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, वो सारा मोहल्ला एक दूसरे को भैया दीदी, है ना, बहन भाइयों का एक उस नज़र से देखते हैं, है ना, तहजीब पंजाब, उस नज़र से हम ना, तो ये मेरी बहन है, या वो ना एक होता है। तो ये पड़ोस में, तब इतने साल पहले की बात बता रही हूँ, आपने भी शायद सुना होगा कि वो कह रहे कि हाँ ठीक है, मैं सेटिंग करवा दूँगी। तो वो पड़ोसियों की, अरे आप ऐसे, ये है प्रोग्राम, एक बात और, ऑल इंडिया रेडियो की एक और बात है कि जितने भी हमारे सॉन्ग्स वहाँ पे हम लोग चलाते हैं, तो सबसे पहले तो वो स्क्रीन्ड होते हैं। हमारी एक टीम बैठती है, उसको सुनती है, उसमें कोई भी ऐसा वर्ड जो समाज में सुनने लायक ना हो, वो गाना नहीं बजता है। और आपको पता है कि बहुत सारी लिमिटेशंस में रह के हमें कॉमेडी करनी पड़ती थी वहाँ पे। यही एफएम में हो तो वो एफएम में अपने आप कुछ भी, कोई गाना नया आता है, वो मार्केट से एकदम से वो उठा के चला देते हैं। तो बहुत सारा कुछ होता है। ऐसे ही कई चीज़ें चल रही हैं
क्योंकि देखो हम लोग ब्रॉडकास्टर्स हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है, बहुत बड़ा फ़र्ज़ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की कि समाज हमें इतना कुछ दे रहा है, नेम फेम हर चीज़ हमें दे रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। तो कोशिश हमारी ऑल इंडिया रेडियो में जब हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह से समाज में किसी भी तरह का कोई वो चीज़ ना जाए, ऑन एयर ऐसी चीज़ ना जाए जो समाज को एक्सेप्टेबल ना हो। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में पुराने गाने चलते हैं, नए गाने भी चलते हैं, लेकिन हमारे गाने जो होते हैं वो प्रॉपर स्क्रीन करके एक टीम बैठती है हमारी, चाहे बॉम्बे में बैठे, पंजाबी गानों के लिए चंडीगढ़ में बैठती है, जालंधर में बैठती है। तो मतलब ये जो लेटेस्ट के पंजाबी गाने होते हैं जिसमें दुनाली और ये सब, वो नहीं, वो यूज़ नहीं कभी करते। बिल्कुल नहीं चला। बैन होते हैं हमारे, हम लोग नहीं चलाते हैं। अच्छा। ना तो किसी तरह का कोई शराब का चीज़ को, जहाँ पे शराब आती है वहीं पे वो गाना ख़त्म कर देते हैं, हम लोग नहीं चलाते। और बहुत ही सोच समझ कर बोलना पड़ता है। जहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन भी हो, वो गाने जो पे भी नहीं अगर आप ये देखो ना, लिमिटेशंस में रह के कॉमेडी जैसे करनी पड़ती लाइव है। प्रोग्राम हो रहा है, लोगों के साथ बातचीत हो रही है, उसमें भी बहुत सोच समझ कर बोलना है हमने। कोई लिसनर है कभी कुछ भी बोल देते, उसको बड़े तरीके से हमने आर्टिकुलेट करके। हाँ बिल्कुल। जी। हेलो चंडीगढ़ हम लोग लाइव करते हैं और प्योरली लाइव होता है वो, अच्छा, प्योरली लाइव होता है। प्योरली जी, लाइव live। होता है। 1 लिसनर घंटे का का होता था। तुरंत फोन आता है, ऐसे ही हम लोग उठा के ऑन एयर कर देते हैं उसको, लेकिन उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे लिसनर्स जो हैं, श्रोता हैं, हैट्स ऑफ टू देम कि उन लोगों ने, उनको ये समझ है कि ऑल इंडिया रेडियो में हम लोग बात करें और किस तरह से करनी है, आज उनको समझ आ गया है। तो बिल्कुल भी ऐसी कोई भी बात नहीं करते हैं जो मैंने आपको बताया था शायद कि बहुत साल पहले मैंने लाइव आपके शो पे एक बार कॉल किया था। जी। आई वाज ट्रैवलिंग और होशियारपुर, मुझे अभी भी याद है, होशियारपुर से जलंधर जा रहा था मैं। जी। तो उस समय मैंने ड्राइव करते हुए देयर वाज एंड यू आंसर्ड रियली नाइसली, और वो बहुत कपूर साहब थे। हाँ जी। मैं आपको एक और इंसिडेंट ये बताता हूँ। लगभग 12-13 साल पुरानी बात है। ओके। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ। एक बार ऐसे ही मैं लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम कर रहा था, तो उसमें फ़ोन आया, तो एक लड़का, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आज आपने मुझे बचा लिया। मैंने कहा कैसे? तो कहता मैं ना एक्चुअल में सुसाइड करने जा रहा था। तो कहता मैंने आपका पॉप टाइम प्रोग्राम सुना, उस प्रोग्राम में आपने इतनी इतनी अच्छी बातें कही, मेरा एकदम से जो मुझे इतना सारा डिप्रेशन था, बहुत कुछ था मेरे मन में, बहुत कुछ चल रहा था, तो वो आपने एकदम से क्लियर करके मुझे ज़िंदगी को किस तरह से जीना है वो सिखा दिया। तो मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि एक इंसान की ज़िंदगी बचाने में मैं कामयाब रहा उस प्रोग्राम में। आप ये देखो ना, मैंने पहले भी बात कर रहा था कि ऑल इंडिया में रहते हुए हमें बहुत सारी लिमिटेशंस में रहते हुए कॉमेडी करनी पड़ती है। तो उस ज़माने से लेके आज के इतनी चैलेंजेस हैं हमारे सामने, बहुत सारी चुनौतियां हैं, प्राइवेट एफएम्स की हैं, या आप ये देखो कि 15 सेकंड की रील का ज़माना है आजकल, तो उसको हिसाब दिमाग में रखते हुए हमें प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं। सुप्रीत जी, हम सोशल वर्कर भी हैं, क्योंकि बचपन में मेरी फैमिली से सीखा मैंने, नानी नाना, पेरेंट्स, दादा दादी, हेल्प करनी है ना दूसरों की। तो हमें जब भी टाइम मिलता है, जब भी हमारे पास है ना कुछ भी होता है, तो हम हेल्प करते हैं। मैं एक रेडियो से कितना वो हमें भी बहुत अच्छा लगा, और दूसरों को भी बहुत अच्छा लगा। क्या कि एक प्रोग्राम हमारा हेलो सिटी ब्यूटीफुल होता था, तो उसमें जैसे लिसनर सुनते हैं ना, बात करते हैं, तो उन्होंने कहा एक दिन कपूर साहब को फ़ोन आया कि प्रोग्राम के बाद ड्यूटी रूम में जो फ़ोन आया कि सर मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। तो कहते कि मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। उसने बताया कि मेरी ना दोनों टांगे नहीं थी उसकी, दोनों जी, हाँ, दोनों टांगे नहीं थी तो उसकी। मैं गया था डॉक्टर के पास, तो भी मेरी हेल्प नहीं की किसी ने, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए। तो इन्होंने मुझे बताया आके घर कि ये ना फ़ोन आया था। मैंने कहा अच्छा, उस दिन ट्यूसडे इनका वीकली ऑफ होता है, नहीं उस दिन ये ऑफिस से आए, तो दूसरे दिन
बुधवार को इनका वीकली ऑफ होता था, तो मेरी मॉर्निंग ड्यूटी थी। तो इन्होंने बताया, मैंने कहा ऐसा है तो आप ना जब मैं ऑफिस से घर आ जाऊँगी, बेटा छोटा था तब, तो आप मैंने जो पैसे इकट्ठे किए थे, चोरी जो जोड़े होते हैं, चोरी नहीं वो हस्बैंड से कहाँ में वाइफ जो आता है, देखो जोड़ती हैं। अगर वही जो हस्बैंड से कहते हैं ना चोरी, वही समाज सेवा में लगते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो मैंने कहा कितने पैसे, कहते अब पता नहीं, तो मैंने कहा मेरे पास तो 2000 ही है, ये है, ले जाओ आप, अगर ज़्यादा लगेंगे तो बाद में देख लेंगे हम, है ना। मैंने दे के भेजा, तो ये गए और कहते कौन सा पिंजौर में शायद कोई एक्चुअल में सेक्रेटरी, साकेत हॉस्पिटल हाँ था, जी, हाँ तो जी, वहाँ के कुछ कोई हो गए जी, डॉक्टर, जी, तो जी। उन्होंने तो उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान किया। तो तब उसने परेशानी में मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे मेरी दोनों टांगें नहीं हैं। तो मैं टांगें लगवाने के लिए गया था, उन्होंने मुझे भगा दिया वहाँ से। तो मैंने कहा आप वहीं पे ही खड़े रहो, मैं आता हूँ। तो मैडम ने मुझे 2000 रुपये दिए। इन्होंने बोला कि फ़िलहाल के लिए 2000 लेके जाओ, और तो बाद लगेंगे में तो कर बाद लेंगे में कुछ। और लेके जाना फिर। तो मैं वहाँ पे गया, डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब एक्चुअल में उसकी मदद ही करना चाहते थे। तो मैंने उनसे लड़के से पूछा, मैंने कहा कौन है डॉक्टर, कहते वो डॉक्टर के पास ले गया। तो मैंने डॉक्टर साहब से को बोला, मैंने कहा सर एक तो बेचारा वो ऐसे है, तो एक दूसरा आप लोग उसे डांट रहे हो, भगा रहे हो वहाँ से। तो बोले आप कौन हो, ऐसे उसने बोला। डॉक्टर साहब ने बोला उन्होंने कि पहचान लिया आप था। लोग हो, आप पहचान कौन हो। लिया तो था। फिर उन्होंने मुझे पहचान लिया, बोले सर आप रमेश कपूर हो। हमने कुछ दिन पहले लोहड़ी पे वहाँ पे प्रोग्राम किया था डीसी अच्छा। पंचकुला के साथ, वहीं पे साकेत हॉस्पिटल हाँ में। जी, वहाँ किया था। तो उन्होंने पहचान लिया, बोले सर ऐसा है, आप वाकई में इनकी मदद करना चाहते हो। मैंने कहा यस, ये 2000 रुपये ले लो। बोले नहीं ज़रूरत है 2000 रुपये की, लेकिन आप ऐसा करो कि इनका ना एक हम लोग हैंडीकैप्ड का वो एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो उसके बाद ये सारा। तो मैंने कहा सर बना दो ना बेचारे का सर्टिफिकेट आप। बोले टीम बैठती है उसके लिए, तो कल बैठेगी। तो अगले दिन टीम बैठी वहाँ पे, उन लोगों ने उसको सर्टिफिकेट दिया, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी दोनों टांगें उन्होंने बना वो दी। बहुत तो आज भी लड़का हम दोनों को वो फ़ोन करता है, तो सेटल्ड है वो, उसने अपना काम शुरू किया रेडियो है। का उसको भी फायदा हुआ। और एक और भी एक हेलो सिटी ब्यूटीफुल प्रोग्राम करते हैं ना, अभी चल रहा है, उसमें फ़ोन आया, कोई बुजुर्ग थे, कहते कपूर साहब मैं ना मुझे टीबी है, तो मैं घर में ही सुनता हूँ रेडियो आपका, बड़ा दिल कर रहा है मिलने को। अब इन्होंने मुझे बताया, मैंने सुना भी, मैंने कहा कपूर साहब, उसने एड्रेस बता दिया कि ये मैं तो आ नहीं सकता, काश कभी आप आ जाओ। तो मेरे दिल को भी कुछ हुआ कि अगर असली आपका इस दुनिया में आने का मकसद सेवा करो, जिस तरीके से किसी को खुशी मिलती देना, यही मकसद है हमारा। तो मैंने कहा जैसे बुधवार ऑफ होता था, मैंने मॉर्निंग ड्यूटी की, हमारे पास स्कूटर होता था तब, बेटे को आगे खड़ा किया, 3 साल का बेटा था। तो हम वो कहाँ थे, परमाणु में जिस जगह थे, वो ऐसे करके रोड थी। तो मैं डर गई, मैंने कहा कैसे उतरेंगे, हम तो गिर जाएंगे। उतराई थी बहुत ज्यादा, बहुत वो स्टीप होती हाँ है। जी, हाँ जी। एक तो ऐसे उतराई ऐसे थी, तो कालका यहाँ से पे वो अंदर डरे से एकदम। परवाणु जी, तो रोड। उनका जो घर बिल्कुल था, स्लोप था एकदम। उनका घर ढूंढा हमने, तो ऐसे ऐसे जाके बड़ा, फिर नीचे स्टेयर्स थी, अंदर वो एक लेडी ऊपर छत पे सो रही थी, उनको ना सुनता नहीं था, उनकी वाइफ थी, तो वो डॉगी भी बोल रहा था कि भी कोई आया है जैसे छोटा सा, तो उनको सुन नहीं रहा था। तो हम ना ऐसे करते करते चले गए, डोर ओपन था, चले गए। तो जब देखा वो रेडियो सुन रहे थे, तब तो इनका ऑफ था उस दिन, वो रेडियो सुन रहे थे, हमने देखा बुजुर्ग मास्क पहना था, रेडियो सुन रहे थे और ऐसे करके ना छत की तरफ देख रहे थे। मुझे सुन के, देख के इतना दिल को कुछ हुआ, ये इंसान इस कमरे में अकेले रेडियो के सहारे जिंदा है ना, सुन रहे हैं। तो हमने बहुत अच्छा किया कि हम इनको मिलने आ गए। इन्होंने जैसे बोला सत श्री अकाल सर, उन्हें ऐसे ऐसे करने लगे, आवाज़, अरे मिस्टर कपूर, रमेश आवाज से कपूर जी, पहचान लिया उन्होंने, रमेश कपूर जी। जब उन्होंने बोला रमेश कपूर जी, हमें इतनी सुकून मिला कि देख के इनको कितना अच्छा लगा। वो हमने कहा हमारा आज का दिन सफल हो गया। एक मुझसे भी सवाल पहले पूछा जाता था, जब मैं रेडियो पे रेगुलर आई यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट, कि अगर आपका मूड ना हो, दुखी हो, गला खराब हो, बीमार हो, तो फिर भी कैसे किया जाता है। तो ये आप तो पिछले ऑलमोस्ट आपको 87 से कर रहे हैं, आप 95 से यू आर रेगुलरली ऑन रेडियो, तो इतने समय से
होता होगा कभी कभी कि मतलब बिल्कुल मूड नहीं है? ये हाँ। मेरे से पूछो तो ज़्यादा बेहतर क्योंकि देखिए रेडियो एक ऐसा माध्यम है। मैं हमेशा जो भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते थे उनको एक बात बताती थी, मतलब अब तो मैंने 2020 के बाद एक्टिंग ही कर रही हूँ रेगुलर। तो भाई ये जब सरहद पे फौजी हैं वो बड़े चौकन्ने रहते हैं, है ना, कि इधर से थोड़ी सी आवाज़ है कहीं कोई दुश्मन ना आ जाए, अटैक ना कर दे। ऐसे ही हमारा भी वही हाल है। हम एक एक सेकंड घड़ी पे हमारी नज़र रहती है, स्क्रिप्ट बोलते हैं घड़ी पे नज़र रहती है, इतना टाइम रह गया और इतना माइक्रो सेकंड का हाँ हिसाब जी हाँ जी। रहता है। तो वैसे ही हमारी सिचुएशन है। फौजी भी हैं, वो बीमार भी हो जाए वो नहीं छोड़ सकते ना अपना, है ना, भूखे भी रहते हैं, पानी भी नहीं पिया, कितने दिन भूखे रहे, बीमार भी हो गए, सेम कंडीशन। हम नहीं बहुत बीमार, जैसे कि फीवर हो गया, गला खराब हो जाता था, एलर्जी रही मुझे बहुत साल डस्ट से। और घर में जैसे सर्दियों में हम अपनी अलमीरा खोलते हैं तो गर्म कपड़े, तो उसमें से एक जी, स्मेल जी। सी आती है, उससे भी पता ही नहीं चलता था, तो खांसी हो जाती थी। तो पहले तो फिर मैंने क्या करना, फेडर नीचे आकाशवाणी, जैसे एक लाइन बोली, हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, नीचे करना खांसी की, फिर ऊपर करना। फिर क्या हुआ, इतना ज़्यादा गला ख़राब हो जाता था कि फीवर तो होता ही होता था, उस कंडीशन में भी ड्यूटी करनी पड़ती थी। और फिर ब्लड आने लगा, मतलब कि इतने ज़्यादा ख़राब हो गया हालत, तो फिर भी ड्यूटी करते थे। तो लाइव जैसे शेरो नगमा मेरा बड़ा फेवरेट होता था, जी, जी, जी। तो उसमें अपनी वो प्रोग्राम या बाकी अपने जो भी लाइव प्रोग्राम्स होते थे, आज का अखबार बाकी भी, तो फीडर डाउन करके खांसी करके करते रहते थे। फीवर बहुत, ऐसे किसी भी अनाउंसर की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी बीमार है तो मान लीजिए अनाउंसर नहीं आया दोपहर का, वो बीमार हो गया, सुबह की ड्यूटी वो डबल भी करनी पड़ती थी। जैसे रात की है ड्यूटी, सुबह का पता चला नहीं है तो भी बीमारी में हम ड्यूटी करते हैं। तो तब ये कोई बहाना नहीं होता है कि हम नहीं आ सकते, क्योंकि हो सकता है जिस अनाउंसर को आप कॉल करें वो भी अवेलेबल ना हो, है ना। तो हमें सर्दी हो, गर्मी हो, बीमारी कोई भी हो, या फ्लड, एक बार फ्लड, हम चंडीगढ़ में रहते थे 43 में, फ्लड आ गया, इतना इतना पानी, हम रिक्शे में बैठ गए, तो पीछे लड़कों को बोला भाई धक्का लगा दो। इतना नहीं हमने कहा कि भाई नहीं बहुत पानी था फोन तब। था ये कुछ याद है मुझे, क्योंकि मैं 44 रिक्शा, में हाँ जी, हाँ रहता जी। रिक्शा था। आगे जाए ना, लड़कों ने, पीछे से फिर वो और लड़के आए, हम- उन्होंने बड़ी मुश्किल से रिक्शा ये में निकाला। हम कितने ऐसी कई बार सिचुएशन पहले जी। होती थी नहीं, मैं फ्लड के साथ। सिंसियर मैं वो बता रही हूँ। हम फोन भी फोन था, हमारे जो मालिक थे उनके फोन कर सकते थे, हम नहीं आ सकते, लेकिन मेरे माइंड में नहीं भी, हमारी तो ड्यूटी, दोनों की ड्यूटी थी। एक्चुअल में मोर्चा संभालने जैसा होता है ना, हाँ, जैसे तो एक हम चल फौजी पड़े। मोर्चा संभालता है, हाँ वैसे जी। ही अनाउंसर है ऑल इंडिया रेडियो का, एक जाता है तो दूसरा आता है। तो एड हॉक आप ज्यादा नहीं कर सकते, कभी कभी बीच में वंस इन अ ब्लू बिल्कुल। मून हो सकता है। हाँ जी, जहाँ तक सभी- मेरी बात है, मैं देखो चाहे बीमार हैं, चाहे मेरा कई बार मूड ये ऑफ रहता है, कुछ ऐसी कई बार हमारी कल लड़ाई भी हो जाती तबीयत है, इनकी खराब थी। कई बार लड़ाई भी होती है, तो कई बार ऐसे होता है कि मूड आपका बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं वो मूड लेके अपना प्रोग्राम करूँगा तो श्रोताओं के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो पता ही नहीं चलने देता मैं उनको कि मेरा मूड ऑफ है। तो गाने उस दिन मैं और भी ज़्यादा रोमांटिक और भी ज़्यादा अच्छे चलाता हूँ ताकि मेरा मूड भी सही हो। और आप ये देखो 95 की बात है, जब मैंने ज्वाइन किया था, थोड़े दिन ही हुए थे ज्वाइन किया, तो मेरे मदर की डेथ हो गई। उन्होंने एक महीना ही देखा उन्होंने। जब मेरी जॉब लगी तो मेरी ड्यूटी थी, शाम की ड्यूटी थी मेरी, जब उनके अस्थियों को लेके जाना था हरिद्वार में। तो मेरे फादर बोले, बाबूजी मेरे बोले कि बंटी तू ड्यूटी कर, तेरी नवी नवी नौकरी है, ते थोड़ा जिहा तू उधर ध्यान रख ले, कोई गल नहीं। इनकी ड्यूटी थी रात को, मेरी भी ड्यूटी थी, दोनों की वो आप ये देखो कि रात को फिर मैंने अपने कुलीग्स को बोला, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, मेरे मदर की आज वो लेके जा रहे हैं हरिद्वार में, तो मैंने दर्शन ज़रूर करने जाना है। तो उन्होंने कोऑपरेट किया, तो वो बोले कोई बात नहीं, आप 2-3 घंटे आप छुट्टी ले लो। मैंने कहा नहीं, छुट्टी नहीं, मेरे फादर ने मना किया, नहीं छुट्टी लेनी। तो वो तो जा रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पे मुझे एक लड़का छोड़ के गया, तो वहाँ पे मैंने लास्ट अपने मदर को
लेकिन उसके बाद आके फिर मैंने संभाला अपने आप को, फिर गाने चलाए मैंने। तो कई बार होता है आपके साथ ऐसा कि इस तरह का भी आपका मूड होता है, आप मदर ही नहीं रहे, पूरी ज़िंदगी आपकी ख़त्म है, लेकिन आपको प्रोग्राम करना है। तो मैंने प्रोग्राम तब भी किया। मेरे फादर भी जब एक्सपायर हुए तो बहुत कंडीशन ख़राब थी, बहुत अटैच थी फादर के साथ। स्टूडियो में जाती थी, प्रोग्राम करती थी, उसके बाद बहुत रोती थी, वही हर पल याद। लेकिन ड्यूटी तो करनी पड़ती, बीमार हो चाहे कोई कंडीशन हो, तब भी हमने ड्यूटी की हंस के। मेरी मदर जब गुजरी हैं तो उसके बाद मैंने जब ज्वाइन किया, लोहड़ी थी, तो लोहड़ी पे हेलो चंडीगढ़ 2 अनाउंसर हमने तब करते थे। तो लोहड़ी पे लोहड़ी के गीत भी गाए, लोगों को सुनाए भी, हंसी भी, खुश भी हुई, अंदर मन रोता था। तो वो मदर की थोड़े दिन ही हुए थे, 8 दिसंबर को, तो लोहड़ी 13 तारीख को होती है। वो उस दिन लाइव किया था प्रोग्राम मैंने। खुशियाँ, लोगों को तो हमने खुशियाँ बांटनी है, लेकिन हमारे अंदर गम भी है, दर्द है। तो उस कंडीशन में मैंने प्रोग्राम किया। सुन रहे थे सारे बार, उनको लगा कि शायद कुलवीर इस नहीं कर पाएगी, कि आप मत करो, कोई और। मैं कहा नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, तो हम ड्यूटी करनी पड़ती है। मतलब एक आर्टिस्ट, एक ब्रॉडकास्टर हाँ जी, कितनी चीज़ों से निकलता है लाइफ में, सब कुछ हो फिर भी वो। प्लीज़ हाँ जी, आप देना। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2020 में कोरोना जब आया, तो हमारा बेटा लॉस एंजलिस में है, वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, तो म्यूज़िक की पढ़ाई करने गया था वहाँ पे। शुरुआत में 2018 से वो 2018 में गया था वो, तो 2020 में कोरोना आ गया, तो मेरा ध्यान उसकी तरफ, हम दोनों का ध्यान उसकी तरफ, उसका ध्यान हमारी तरफ। तो मुझे कोरोना पेशेंट्स की इंटरव्यू भी करनी पड़ी। हम उन जाते हालात थे में ड्यूटी करने। लोग घरों में कैद थे, हम लोग जाते थे ड्यूटी पे। तो एक प्रोग्राम हमने किया मेडिकल स्टाफ के लिए, पुलिस वालों के लिए, ग्रेटिट्यूड एक हमने प्रोग्राम किया। उसमें मैंने रज़ा मुराद साहब से फ़ोन पे बात की, फिर कोविड वॉरियर्स, गुरप्रीत हाँ जी, जी, कोविड वॉरियर्स, हिमानी शिवपुरी से बात की। तो वो बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया। तो क्योंकि खुद मैं एडिट भी खुद ही करता हूँ अपने सारे प्रोग्राम्स, तो क्योंकि भगवान ने मुझे वो एक तरह से कह सकते हैं कि काबिलियत दी है। इनफैक्ट जो सर आपने मैं जब आपके स्टूडियो में आया था, द काइंड ऑफ एडिटिंग यू डिड, आई वाज अमेज्ड। इतना इंटरेस्टिंग था वो आधा घंटा, पहला एपिसोड भी और सेकंड भी, जी, कि वो बिल्कुल म्यूजिक सिंक हो रहा था बात के साथ। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश यही रहती है, जब मैं एडिट करने बैठता हूँ तो यही ध्यान में रखता हूँ कि लिसनर को एक बार जो ऑन करे रेडियो, वो बंद ना करे या चैनल ना चेंज करे, क्योंकि आज बहुत से उनके पास चैनल्स हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि वो बहुत लंबा प्रोग्राम हो रहा था, उधर प्रोग्राम का टाइम हो गया हमारा ऑन एयर का, और इधर मेरी एडिटिंग चल रही है, स्पूल्स के ऊपर भी चल रही थी, और नहीं सॉरी, उसमें कंप्यूटर पे ही थी हमारी। तो जो कैजुअल अनाउंसर थी हमारी इधर, तो जब वो प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा करके, पहले 10 मिनट का, फिर 10 मिनट का, फिर 1 घंटे का प्रोग्राम था, तो 10-10 मिनट की एडिटिंग करके मैं ट्रांसफ़र कर रहा था अपने ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में। तो वहाँ से वो चला रहे थे। तो जब लास्ट वाला आ गया तो क्लोजिंग जो थी वो वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हुई, कुछ टेक्निकल एरर आ गया। तो मुझे खुद जाके जब वो करनी थी क्लोजिंग, तो मुझे एकदम से अपने बेटे की तरफ ध्यान गया, इनकी तरफ ध्यान गया, कि कोरोना के चलते बहुत डर था लोगों में, हमें भी डर था। तो इंफॉर्मेशन हम लगातार पास ऑन कर रहे थे, दूर है यूएस में, तो बहुत परेशानी हो रही थी मुझे सोच के कि कैसे होगा, क्या होगा। तो एकदम से ऑन एयर जो था वो ऐसे ही बिल्कुल इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो गया, बड़ी मुश्किल से मतलब मैं वो क्लोजिंग कर पाया उस प्रोग्राम की। लेकिन प्रोग्राम बहुत अच्छा गया। तब भी मैंने उनको महसूस, लोगों को नहीं होने दिया कि इसको ये इतना परेशानी है। सर, एंड आई थिंक जैसे आपने अपने खर्चे कम करके अपने बेटे को इतना उस मुकाम तक लेके गए हैं, जी, हैट्स ऑफ टू यू।
बिल्कुल। आप देखिए अब बेटा वहाँ पे है क्योंकि यूएस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम नहीं करने देते हैं, तो हमने अपने बेटे को ये सिखा के भेजा है कि कुछ भी इल्लीगल वहाँ पे नहीं करना है। ना हम लोग यहाँ पे कुछ इल्लीगल करते हैं, उसको यही संस्कार दिए हैं, तो बिल्कुल भी इल्लीगल कुछ नहीं करना है। तो हम लोग 3 दिन भूखा रहता कई था, बार तो पानी वो पी के गुजारा करता है, क्योंकि यहाँ से जब पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, आई कैन वेल अंडरस्टैंड जी। बिकॉज आई हैव स्टेड देयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि यहाँ से जब हम लोग पैसे उसको ट्रांसफ़र उसको करते कई बार थे, बात करते गुस्सा आता, कहता क्या करूं मैं 3 दिन से भूखा हूँ। तो कई बार हम लोग उससे पूछते हैं, आप इमेजिन करो कि हमने उसको पैसे भेजने के लिए सब कुछ प्रेफरेंस हमारी यही रहती है कि उसको पहले पैसे भेजें, जो जैसे पैसे सैलरी रहती बचे है उस पे हम उसको लोग गुजारा भेजते करें। हैं, और उसके बाद फिर जो आप भी है इमेजिन मुझे करो कि हमने 6 साल तक घर में एसी तक नहीं चलाया। ये जब चीज़ मुझे पता चली थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो एसी इसलिए नहीं चलाया कि बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए, कि हम दे ही ना पाए, क्योंकि मेरी आदत नहीं है मैं किसी से मांगूं, इससे क्योंकि मांगूं जब या उससे हम मांगूं। चंडीगढ़ में रहते थे तो बेटा भी था, वो तो दिसंबर में भी एसी चलाता था, तो बिल काफ़ी आ जाता था, 20,000 भी कभी आ जाता था, 25,000 25,000 बिल आ आता जाता था। था, क्योंकि चलता रहता था एसी हमारे रूम में, बेटे के भी। गर्मी मुझे बहुत लगती है, लेकिन सारी रात उठ के मैं वॉशरूम में नहाती थी, गर्मी लगती थी, नींद नहीं आती थी, मैं उठ के जाना, आधे घंटे में नहाना, पानी उसके मुझे गर्मी थोड़ी दूर हो, नींद नहीं आनी सारी रात। कुछ भी खाते हैं बनाते तो इन्होंने बोलना कि बहुत ज़्यादा तड़पने वाला काम मुझे होता था, गर्मी ज़्यादा में लगती तड़पने वाला है। एकदम काम होता था। हिमाचल तो में रही हूँ ना, तो गर्मी मुझे हम लोग पंजाब यही में सोचते थे, मुझे भी गर्मी लगती थी, हाँ लेकिन जी। मैं चुपचाप रहता था, तो इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो इन्होंने बोलना कि हम लोग कब चलाएंगे एसी। तो मैंने कहा थोड़ा सा वो सेटल हो जाए, तो हम लोग घर पे हर कमरे में एसी लगा हुआ है, लेकिन चलाते नहीं थे, हम एक भी नहीं चलाते थे। 6 साल तक हमने बिल्कुल नहीं चलाया। उसके बावजूद आज ये देखिए, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, कि मेरे बेटे ने आज 2 डिग्रियां कर ली हैं और बहुत टैलेंटेड है वो। वहाँ पे हॉलीवुड वालों के उनके भी गाने बना रहा है वो, यहाँ पंजाबी सिंगर्स के भी गाने बना रहा है। ये जो पेरेंट्स की सर जो सेक्रीफाइसेस होती है ना, जो अनसंग हीरोज होते हैं हमारे पेरेंट्स, ये एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक दिस गिव्स अ वेरी डीप मैसेज टू एवरीवन। क्योंकि जब हम यंग होते हैं, जब हम 20s में होते हैं या टीनेज में होते हैं, तो हमें पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, बट पेरेंट्स बोलते नहीं हैं, पर हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अपना बेस्ट करता है। बिल्कुल। और जो आपने भी किया, और बेस्ट चीज़ आप जो अभी बता रहे हैं, एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड मैसेज, जो करना है सही रास्ते पे करना है, कुछ भी गलत नहीं करना जी। और सही रास्ते पे चल के अल्टीमेटली वो जीत होनी है। बिल्कुल, आप सही रास्ते पे चलते जाओ। ये मेरे मदर कहा करते थे कि आप सही रास्ते पे चलो, हर पल मेहनत करो, मंजिल आपके कदम चूमेगी और हमेशा। सबसे बड़ी बात, वो बेटा जो एक बात कहता है, जो भी देखता है, जो उसने मैं देखा, सहन किया, तो कहता है मम्मा, मैंने एक बार उसको कहा कि बेटा अब इतनी दूर हो तो ये ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, कुछ नहीं, तो हमारी फैमिली में नहीं, तो कहीं कि कोई आप प्लीज़ ड्रिंक मत करना। कहता मम्मा आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आपने जो मुझे परवरिश दी है ना, जब उसने ये वर्ड्स बोले ना कि परवरिश दी है, मैं बड़ी खुशी हुई कि ये उन पे चल रहा है। कहता वो मैं भूल नहीं सकता हूँ, और कहता मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मैंने मेरा जो मेन मकसद है म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का, मैं उसी के लिए आया हूँ और मैं वही करूँगा। तो ये बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वो भी समझता है सारी बात, हमारा सेक्रीफाइस, और हम भी। इसलिए देखिए, इसके बावजूद जो मैं ये कहते हैं ना चोरी चोरी, इवन कोई, उसके बावजूद जो भी मेरे पास मेरी पॉकेट मनी होती है, मैं अपने में कभी खर्च नहीं करती हूँ। कोई मेकअप नहीं, कोई एवरी मंथ या 6 महीने बाद कोई ड्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, उसका मैं सोशल वर्क करते हैं हम। वो किसी की जाके राशन दे आना है, कपड़े दे आने हैं, ये जो मेडिसिन लेके देनी है, दसवंत कहते तो हैं। बिल्कुल, जैसे धुंध का मौसम होता है, बहुत धुंध तो होती है, कंबल तो हम उनके लोग ऊपर उड़ा देने, जो गाड़ी फुटपाथ में पे। कंबल भर लेते थे हम लोग। तो चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में वहाँ पे
फुटपाथ पे लोग सोए होते थे, हम लोग तो चुपचाप जाके हम लोग कंबल डाल के घर पे आ जाते थे। इनकी जैसे नाइट तो ड्यूटी बेटा होगी। भी ये देखता था सारा कुछ, बेटा तो भी यही करता था। वो बोलता था कि पापा मैं भी कंबल ले देने जाऊंगा आपके साथ, तो वो जाता था वो भी, तो इतनी उसको खुशी वो अपने मिलती थी। कपड़े तक दे आता था। एक बार उसको नई हमने शर्ट लेके दी, तो सुबह जैसे पहन के गया पहली बार, शाम को देखा वो बिना शर्ट के आ रहा है, वेस्ट पहन के घर आ वेस्ट गया। पहन के घर आ रहा है। मैंने कहा भाई वो शर्ट कहाँ गई? कहता है एक गरीब था उसने मांगा कि ऐसे, तो मैंने उतार के उसको कहते दे वो दी। लड़का हैंडीकैप था, बैठा था, ठंड थी, मुझे ठंड लगा थी, कि मैंने दे कहा दो। चलो उसको मैं कहा ज्यादा शुक्र है, जरूरत है, शुक्र उसको है दे दी उसने। तूने अपनी जीन्स नहीं दे दी, वेस्ट और उसमें अंडरवेयर में घर आ जाता। तो उसको वो भी ऐसा ही है, वो वहाँ भी कहता है मम्मा मैंने खाना लिया तो वहाँ एक होमलेस था, तो मुझे देख के ना कुछ तरस आ गया, तो मैंने उसको दे दिया और खुद भूखा। आज देखो तो वो 2 आदमी- डिग्रियां उसने कर ली हैं, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे। तो एक राइजिंग स्टार करके उसके नाम से वहाँ पे मैगजीन में उसका इंटरव्यू छपा। क्या बात तो क्योंकि वो बहुत छोटा था, म्यूज़िक की आई थिंक उसको भगवान ने शुरू से ही समझ दी थी। तो एक बार हम लोग क्या करते थे, उसको ले जाते थे स्टूडियो में, तो छोटा सा था, अंदर हम लोग रहते उसको थे, बिठा देते थे टेबल पे जहाँ पे रेडियो सुनते 3 हैं, महीने का भी। तो वहाँ पे बिठा देता था मैं कई बार बाहर ड्यूटी रूम में। तो गाना चलता था कि जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, तो वो रोने रोना लगता था शुरू कर दिया। एकदम 3 से। महीने का बच्चा। और नेक्स्ट गाना चलता था कि गल्लां गोरियां दे विच टोए, पंजाबी प्रोग्राम असी होता मर गए नहीं होए होए हर तो भजन वो मान का, डांस करता तो वो डांस करने लगता था। तो एक लड़का हमारा था, वो कहता है इसको म्यूजिक की देखो कितनी समझ है। तब हमें ये नहीं पता था कि ये बड़ा ये होकर म्यूजिक म्यूजिक का इसको डायरेक्टर बनने इंटरेस्ट। वाला है। जब उसने 15 साल की एज में वीडियो डायरेक्ट कर दी म्यूजिक की, तो हमने कहा कि करण हम तो एक्टर हैं, तो आपके ये म्यूजिक का कैसे, हम तो सॉन्ग्स प्ले करते हैं रेडियो में, तो आपके कैसा गॉड गिफ्ट होता है। तो वो कहता मोबाइल लेके दो, एक बार मोबाइल उस पे भी म्यूजिक, और 3 बजे उठ के आया। एक्चुअल में वो क्रिकेटर था, मैं क्योंकि क्रिकेटर था तो मैं जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया समहाउ। कुछ हमारे देश का सिस्टम कई बार कहीं पे कुछ ऐसा है कि जो जानने पहचानने वाले हैं या कुछ पैसे वाले हैं उनको आगे कर दिया जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। मैं अच्छा प्लेयर था, अगर मेरा साथ मेरे कोचेज़ ने दिया होता तो आज मैं भी इंडिया की तरफ से खेल चुका होता। तो मुझे मेरे मन में कहीं ना कहीं वो टीस थी कि मैं नहीं बेटे को एक अच्छा क्रिकेटर बनाऊंगा, तो मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा वो बोना शुरू किया। तो बट आई थिंक जैसे आप एक फिर उससे ना कंप्लीट आर्टिस्टिक फैमिली हो जाते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग और एक्टिंग आपके पास, एंड म्यूजिक का जिम्मा आपके बेटे ने, करणवीर कपूर जी उसका नाम है बेटे का। ग्रेट। एंड एक्टिंग की अगर हम बात करें तो आप सीआईडी के पहले सीजन में जी थे। बिल्कुल, हम आज से में 20 साल पहले की बात है जी 20 साल। तो हाँ जी। एसीपी प्रद्युमन के साथ ऑफिस से हाँ जी, हाँ जी जी। जी जी बिल्कुल, यहाँ से छुट्टी हमने- लेके गए थे हम लोग, तो बताया भी नहीं था तो ऑफिस में। दया था इनफैक्ट तब। जी जी दया से, हाँ जी, सारी टीम से मिले। उन्हीं के साथ काफ़ी एपिसोड बहुत अच्छी टेलीकास्ट हुए टीम है, हमारे। बहुत अच्छी टीम है। एक्चुअली क्या कि तब मोबाइल छोटे वाले होते थे, एक ही मोबाइल था हमारे पास। तो जब हम गए तो ऑडिशन देने चले गए। हमने ऑडिशन दिया तो सीआईडी दोनों ने दिया। फिर हम राशिद प्रोडक्शन में ऑडिशन दिया था, दोनों ने दिया था। तो हम अभी रास्ते में थे, ट्रेन में थे, तो फ़ोन आ गया इनको कि आपका कल शूट है, या हमें घर घर खेली। अब आप देख लो कितने साल हो गए। और फिर ये उधर शूट करने गए। दूसरे दिन मुझे फ़ोन आ गया कि इन्होंने बताया कि तुम्हारे के लिए फ़ोन है कि सीआईडी में मैम आपके कल शूटिंग है वहाँ। फिर 1 घंटे बाद मैसेज आया कि सर आपका ना सीआईडी में शूट है हस्बैंड का। तो ये कहते कि कुलवीर कपूर भी, कहते हाँ उनका मैडम का ना वाइफ का है, कहते वो रियल में मेरी वाइफ है। तो फिर हाँ जी, फिर बेटे को लेके भी हम गए। तो बेटे जो को पहली बार हमने सीआईडी में किया तो दोनों ने हस्बैंड वाइफ का ही रोल किया था। तो कोई बच्चा किडनैप हो जाता है, तो 15-20 साल बाद मिलता है उनको, तो उसकी पार्टी रखी होती है, तो उसमें हम लोग हस्बैंड वाइफ जाते हैं, तो वहीं पे उस बच्चे का मर्डर हो जाता है। तो दया और एसीपी प्रद्युमन, पूरी सीआईडी की टीम जो है वो बहुत बेस्ट है। हम दोनों पे इंक्वायरी करती है
दोनों पे, हम दोनों पे शक पड़ता है उनको। अच्छा। तो ऐसा सीन था, बड़ा तो अच्छा फिर अच्छा आप रहा। गिल्टी निकलते हो या नहीं? हाँ जी। गिल्टी नहीं नहीं निकलते नहीं, हम अच्छा। लोग नहीं होते, वो कोई और होता है। अच्छा, तो बहुत सारे फिर सिलसिला शुरू हो गया एक्टिंग मुंबई में भी। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने किए एक्टिंग तो में? मैंने अभी 2020 के बाद, कोरोना के बाद तो मुंबई में सारा सब कुछ खत्म ही हो गया था ना एक्टिंग का। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट ये कलर्स चैनल पे उड़ानिया सीज़न 3 और 4 में मैंने दादी का किया। उससे पहले जी टीवी में मैंने हीरो की दादी का, फिर कलर्स में हीरो की दादी का। अरे दादी का रोल मैं वही पता नहीं, जब मैं बताती हूँ जी टीवी में, जब मुंबई के बाद की बात कर रही हूँ, हाँ जी। तो उसके बाद जी टीवी में जब ऑडिशन के मुझे शॉर्ट लिस्ट कर दिया, तो आपकी सिलेक्शन हो गई है, कहते आ जाओ। मैं गई तो वहाँ भी कहते आप एक ना ऑडिशन दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ सभी को स्क्रिप्ट दे रहे थे, तो मैंने कहा मुझे भी दो स्क्रिप्ट। तो कहते दादी की है ही नहीं। मैं कहा रहने दो आप। तो मैं कैमरे के सामने अपने आप ही बोलना स्टार्ट कर दिया, जो मैं माइंड में है अपने आप ही। तो वो दिखाई उन्होंने, कहते हाँ ठीक है। तो मुझे फिर मैंने अदरवाइज़ पहले मदर के लिए मुझे बुलाया था। जब मैंने वो ऑडिशन दिया, तो एकदम से जो प्रोड्यूसर थे सामने, कहते मैंने बोल दिया सारा। कहते 1 मिनट। मैं कहा हाँ जी। कहते मैंने ना आपके लिए एक स्पेशल रोल सोचा, मदर का नहीं करना, स्पेशल सोचा। मैं कहा ठीक है, वो दे दीजिए। तो उसके बाद मैं बैठी, तो मुझे दूसरे रूम में आया है वो प्रोडक्शन वाले, कहते मैम एक बात बोलूँ आपको, गुस्सा तो नहीं करोगे? मैं क्या? कहते आप अपने बाल सफ़ेद करवा लोगे, बल्कि वाइटनर जो लगाते हैं। तो मैंने कहा हाँ। जब मेरे मुंह से अचानक निकला, देखो जो सच्चाई होती है ना आपकी ज़ुबान से निकल जाती है। मैंने कहा जब मैं बिफोर मैरिज की बात है, जब मैं 23 साल की थी, तो तब मैंने 70 साल की बुजुर्ग का रोल किया था, दास्तान पंजाब, जो गुरशरण सिंह जी के ना। जी, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें मुझे 70 साल की भी बनाया था, अलग अलग 5 टेलीफिल्म्स की थी हमने तब। मैं कहा तब किया था, तो अब क्या मुझे प्रॉब्लम है, मैं कर सकती हूँ ना। तो आई बाल थिंक तब वो भी, ट्रू आर्टिस्ट, ट्रू एक्टर कैन हाँ प्ले जी, एनी रोल। मैंने कहा तब भी बाल सफ़ेद किए थे, सारे किए थे। तो मैंने एक्टिंग करना था ना बुजुर्ग, तब किया था। तो एक्टर तो कुछ भी करेगा, बाल वैल को कोई नहीं होता लंबे, अब ख़राब होते होने दो, मुझे इतने क्या ख़राब होंगे, शैम्पू कर लेना साथ रात को। मैं कहा वो नहीं, एक्टिंग के सामने मेरी ये नहीं चीज़ कि तो मैंने कहा तब किया था। तो मैंने कहा हाँ वाइटनर, कहते परमानेंट। मैं कहा नहीं, नो परमानेंट नहीं, मेरा बेटा बाहर है, तो वो उसको बोलेगा मेरी माँ इतनी बूढ़ी होगी, छुपाएगा। मैं कहा नहीं नहीं नहीं। तो फिर मैंने वाइटनर, तब कहते दादी का करेक्टर बड़ा एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर था। वो जो उसका पोता होता है, वो बैडमिंटन की प्लेयर होता है, तो उस लड़की से ऐसे ही शादी होती है। नहीं, तो उसकी मैंने ये नाम, ये सांझा सीरियल, सुफना, अच्छा सांझा उसमें, सुपना। हाँ जी, उसमें जो उड़ारियां जो आप नहीं वो हिंदी, ये वो पंजाबी तो का हिंदी था। का था, हाँ। उसमें सांझा सुपना में, तो उसमें जो मैं दादी होती है ना, वो ही केयर करती है बहू की, पोते की, हीरोइन की जो वाइफ की, केयर दिस वाज करती अ हैं। मोर हीरोइन प्रोमिनेंट की। रोल। तो जो मेरी तो- बहू होती है, जिसकी बहू होती है मेरी पोते की वाइफ, तो वो उसको नफरत करती कि इसको भगाओ। तो वो मैं ही करती हूँ हर बात के। उसके पेरेंट्स को गिफ्ट भेजने हैं, अच्छा। किसी फेस्टिवल आए लोहड़ी पे, तो मैं उसके नाम से भेज देती हूँ। उसके पेरेंट्स का भिजवाती मैं हूँ, अपनी नाम बहू उनका को, नाम पेरेंट्स उनकी का होता मम्मी है, का आया है। हीरोइन तो की। वो जब सुनती है, वो मैं केयर तो करती ज़्यादा हूँ। स्ट्रॉन्ग रोल। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो दादी का कैरेक्टर कर रहे थे उस हीरो की, और और मैं ये हीरो का हीरो कोच के था कोच थे उसमें। बैडमिंटन के। तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ कैरेक्टर जी। था उसमें तो उसके कोच का। बाद दादी का मेरे पे, जो हमारी इंडस्ट्री का ये है कि जो एक हो जाता है ना इंडस्ट्री में, लेवल लग जाता हाँ है, जी। वो ही बना देते कि इजी है, कर हाँ पाएगी। हाँ हाँ। उस बाद उड़ारियाँ कलर चैनल पे जब सिलेक्शन हुई, तो उसमें भी दादी हीरो की आ गई। फिर उसके बाद सीज़न 3 में भी दादी, ये 1 और 2 में हीरो के एसएसपी थे और मैं दादी जी जी, थी। वो आपने मैं दिखाया 3 जी। दादी थी। उसके बाद बादल पे पाँव में भी सोनी सब पे एक लॉयर माहिर हो, तो उसमें भी दादी। तो अब दादी का फिर एक गंगा माई की बेटी में भी बहुत बुजुर्ग बना दी थी, पर दादी भी बहुत। उसमें थोड़ा मुझे थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम की, एक साड़ी भी वो गांव की ना पीछे जो वो संभाली नहीं जाती थी, हाँ जी। प्लस वो बाल भी और चश्मा भी, वो सारा नहीं मुझे। मैं एक्चुअली दादी 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 परदादी, तो मैंने कहा ये नहीं मैं करना।
तो ये दादी हो ना, तो मुझे ब्रेक चाहिए। ये एक जैसे अब बिकॉज वर्सेटैलिटी है, अब जैसे जेनजीज की बात करते हैं तो हर जनरेशन अपने टाइम की जेनजी होती है एक तरह से बिल्कुल बात बिल्कुल, करें। हम भी कभी थे जैन। तो पर आजकल जैसे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, तो वो ऑल इंडिया रेडियो के साथ कैसे कनेक्ट करें, अब या ऑल ऑल इंडिया इंडिया रेडियो उनके साथ कैसे कनेक्ट करें? बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जेन जी के साथ भी जुड़ा जाए। कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स हमने शुरू किए हैं, जैसे करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं हमारे, तो उनको लेके जैसे ज्ञानवाणी ज्ञानवाणी तो अलग चैनल है हमारा, अच्छा। इग्नू का चैनल है वो, जी जी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का चैनल है। तो वो हमारे, क्योंकि ट्रांसमीटर हमारे ही लगा हुआ है तो Okay. हम लोग ही उसको चला रहे हैं। लेकिन हमने आकाशवाणी चंडीगढ़ में इस तरह के प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिससे जेन जी को जोड़ा जा सकता है, और बहुत से सुनते हैं। जैसे आपने बताया शुरू में कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं प्रोग्राम्स, तो इस तरह से बहुत सारे जी। लोग हैं जो सुनते हैं और फीडबैक देते हैं हमें। तो So I know 103.1 because of Pinky and Shannu. जी, ओह, मैं- थैंक यू जी थैंक जी, यू सर। थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम मैं हमेशा Thank सुनता you. था जी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पता होता था, ट्रैवल करना होता था, तो ट्रैवल के टाइम पे ये चलता था। इनफैक्ट माय फादर यूज्ड टू लिसन टू इट, तो इस वजह से हमें भी पता चला था। तो हमारे लिए ये बड़ी प्राउड की बात है कि बिल्कुल। आप पिंका शन्नो नो का नो नो, इट पॉप वाज टाइम सुनते थे। आई एम एक्चुअली अ बिग फैन। तो मैं सामने बोल सकता हूँ प्राउड फील हो रहा है। क्योंकि ये हाँ मेरे जी, लिए थैंक यू। जब मैं मिला, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा उस समय हाँ, सौभाग्य ये था बताया था कपूर कि साहब ने। मैं अगर ऑल इंडिया रेडियो गया तो मेरे हमेशा थॉट था कि अगर मैं जाऊं तो इंटरव्यू सर ले। तो इन्होंने की और इंटरव्यू। जब मुझे पता चला यही है, तो आई फेल्ट कि यार ये भगवान ना आपको इंडिकेशन दे रहता है। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि आप किसी चीज की अगर तमन्ना करते हैं ना, काफी देर हो जाए, अगर छोड़ दो वो नहीं, बस लगे रहो आप, हाँ जी। तो आपको वो मिलेगी, वो मिलेगी ही मिलेगी। वही है कि सही रास्ते पे हम लोग चलते रहें, हाँ सोच जी। अपनी सही रखें, तो ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ने हमें बहुत कुछ दिया, हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हम जो हैं वो ऑल इंडिया रेडियो शुक्रगुजार हैं हम। आकाशवाणी के बदौलत हैं कि विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमें ये जॉब मिली और हम ये कर पा रहे हैं। और अब यहाँ पे ये फीलिंग आती है कि एक फ़र्ज़ हमारा हमें दिखता है कि हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ, कुछ सही दिशा में हम लोग लेके जाएं। बहुत से लोग आज अगर पंजाब की बात करें या और कहीं भी करें, जो हमारी यंग जनरेशन है वो नशे की तरफ जा रही है, लेकिन हम लोग हर पल अपने प्रोग्राम्स में यही मैसेज देते हैं कि नशे में कुछ नहीं रखा हुआ है सिवाय समय, पैसा और परिवार को ख़राब करने में। एक इसी बात पे ना मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते एक यंग जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको क्या नसीहत देना चाहेंगे कि क्या ना करें? तो करें पे तो सब बोलते हैं, पर क्या ना करें और किस जिम्मेवारी कैसे निभाएं एक ब्रॉडकास्टर होने की? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ब्रॉडकास्टर की एक ज़िम्मेदारी होती है, एक फ़र्ज़ होता है, क्योंकि आपको बहुत सी दुनिया सुन रही है। आपको खुद पता नहीं है कि कौन आपको किस कोने पे बैठ के रेडियो लगा के सुन रहा है। तो कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें कि समाज में कोई गलत मैसेज जाए, किसी कास्ट, रिलीजन या किसी भी इंसान को जो रेडियो सुन रहा है उसको कहीं भी कोई ठेस पहुंचे। आप ऐसा प्रोग्राम करें, ऐसी बात कहें, ऐसे शब्द मुंह से निकालें जिससे दूसरे को प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाए। जैसे मैंने पहले बताया कि एक लड़का सुसाइड करने जा रहा था, वो प्रोग्राम सुन के उसने अपने ख़यालात बदल दिए और फिर से वो अपनी ज़िंदगी सही ढंग से, उसने बताया कि आपने बताया कि किस तरह से ज़िंदगी को सही ढंग से जिया जाए। तो ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ है कि वो हमेशा इस बात का ध्यान रखे, कोई भी ऐसा शब्द मुंह से ना निकाले जिससे दूसरे को ठेस पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि ऑनेस्टी, अगर ऑनेस्टी इज स्टिल द बेस्ट हाँ जी, पॉलिसी। जी, क्योंकि कोई भी काम करिए तो ऑनेस्टी, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट हैं, वक्त से पहले पहुंचिए। जैसे मैंने बताया कि वो मटेरियल है, सारा चेक करना है, क्यू शीट है, और जो स्क्रिप्ट है, जो भी आपने रेडियो पे बोलना है ना, वो लिख कर बोलिए।
एक एक शब्द लिखकर, चाहे एक ही लाइन है कि हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं और अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में, तो भी वो लिखी होनी चाहिए। लिखें तब हैबिट बनेगी। ये नहीं कि आप अपने आप को जीनियस कभी ना समझें। वो कई बार क्या होता है कि आप कुछ चीजें भूल जाते हैं। आप हाँ जितने मर्जी जी। परफेक्ट हो, आप हाँ भूल जी। जाते हैं। एक एक हमारी आज भी अगर मेरी पड़ी हुई वहाँ फाइल्स ढेर है स्क्रिप्ट का, चाहे वो प्रोग्राम है, एक एक लाइन ऑन एयर जो भी बोलना है, आइडेंटिटी स्टेशन की है, सारा वो लिख कर बोले। ये कई अगर ये सोचे नहीं हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, जीनियस है, ऐसा नहीं है। ईमानदार और स्क्रिप्ट लिखकर बोले, एक एक शब्द लिखकर बोले, और पेशेंस होनी चाहिए दूसरों को सुनने की, जो आपको सिखा रहे हैं उसमें भी ईमानदार है, आप सुनिए। बिल्कुल। और आप जब किसी को सुनते हैं, सबसे बड़ी बात कि रेडियो सुने। जो भी रेडियो में आए आरजे के लिए, तो वो रेडियो पहले सुने। वो जो विविध भारती से भी रिले भी चल रहा है वो भी सारा सुने, वो भी सुने, सारा कुलवीर कुछ ने सुने। ईमानदारी की बात की, तो ईमानदारी अपने साथ साथ आप अपने घर वालों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, वो ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है जी। एक ब्रॉडकास्टर के लिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि आधे अधूरे ज्ञान को लेकर वो लोग जब माइक पे बैठते हैं, जी, तो जी। ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है वो ना बोले, सिर्फ आप सुने दूसरे को। कोई आपके पास आया, बैठा है आपके पास, या आप उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, तो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो हम जैसे आज यहाँ पे आए हैं तो आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है, किस तरह से आप लोग, क्योंकि पॉडकास्ट को एक नया मोड़ आपने दिया है द सुप्रीत शो से। तो इतनी दुनिया देखती है उसको, इतना कुछ सीखने को मिलता है। आप अलग अलग लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला है। जहाँ से सीखने को मिले कैच कर लीजिए, और अच्छी चीज़ें जो हैं वो ग्रैब करें। और सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी इंसान ताउम्र परफेक्ट नहीं होता। मैं कहती हूँ मैं अपनी लाइफ की लास्ट जो मेरी सांस होगी तब भी सीखूंगी। एक लाइफ लॉन्ग लर्नर रहना चाहिए, तब भी सीखूंगी। मैं अब भी सीख रही हूँ। मैं हर पल सीखते हैं हम परफेक्ट कहाँ से हो गए। आप जैसे इतने स्क्रिप्ट्स फॉलो करते हैं, तो आज ये जो पॉडकास्ट जैसे ये तो टोटली अनस्क्रिप्टेड है, तो कैसा लगा आपको सुप्रीत सिंह शो पे? बिल्कुल, हालांकि आपकी टीम की तरफ से स्क्रिप्ट आई थी। अच्छा, आई थी? बिल्कुल। तो मैंने उसको खोल के भी नहीं देखा, मुझे सच में कुछ नहीं पता, हमने देखा नहीं। मेरे पास भी आई थी, मैंने भी नहीं देखी। क्योंकि नहीं, मैंने कहा कि वो जो पूछेंगे या कुछ एक्चुअल में जो होता है फीलिंग्स, हमने खुद नहीं सोचा था, मैंने खुद ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे आके 95 में मैं पहुंच जाऊंगा। ये ना कोशिश करते हैं मेरे पास भी भेज के कि पढ़ लेगा शायद उसमें से कुछ होगा, नहीं तो पढ़ा ही नहीं। मैंने इनको ये बोला कि कहते ये स्क्रिप्ट, मैं कहा स्क्रिप्ट पॉडकास्ट, हाँ, वो कौन सी मैंने पूछा, मैंने इनको फॉरवर्ड कर दी। तो मुझे ना थोड़ा सा हुआ, मैं कहा स्क्रिप्ट, वो हमें स्टेज पे भी कभी वो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो मैं ना हैरान हो गई थी। देखो, टीम ने अपना काम करना होता है, ये कहते टीम अपना काम करती है, कहते उनकी आपने टीम अपना है, काम करना है, हमने अपना काम करना है। ये कहते उनकी टीम है तो वो भेजी है, मैं कहा बिल्कुल, वो अपनी SOPs फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल। पर क्या होता है कि मैं ही वायलेट कर देता हूँ। इन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट क्यों भेजी है। मैंने कहा ये मॉडर्न पॉडकास्ट है, तो जो उनकी टीम है उसने स्क्रिप्ट भेजी है। एक्चुअल में क्या है कि उन्होंने रील भी बनानी है, पॉडकास्ट भी जाएगा पूरा, तो बीच बीच में छोटे छोटे सेगमेंट्स जाएंगे। नाम आपने पढ़ी ना मैंने पढ़ी। पर एक बात है इनकी ऑनेस्टी ये है कि इन्होंने अपना काम किया, तो मैं सल्यूट करती हूँ आपको। जिम्मेदारी टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैंने जो बच्चों ने ये अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एक एक चीज मैंने वही है ना कि जो हमारे रमन भगत हैं, जो हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं वहाँ पे, तो रमन ने मुझे बोला कि सर वो स्क्रिप्ट आपको भेज दी है। मैंने कहा स्क्रिप्ट, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा स्क्रिप्ट, कहते उनकी टीम ने भेजी है, आपने एक बार नजर मार लेना। भी अपना ड्यूटी निभाई, उसने रमन ने भी अपनी ड्यूटी निभाई बताने में। तो यही है सर, यहाँ पे आके तो
पहली 95 बार में पहुंच गए मैंने हम लोग यहाँ देखा एकदम। पॉडकास्ट में भी, पहले नहीं कभी ऐसा देखा पॉडकास्ट में। क्योंकि मैडम ने 2-3 बार पॉडकास्ट में गए हैं ये लोग, कोई तो स्क्रिप्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी कितनी दिल से, ऑनेस्टी से ड्यूटी निभाई। स्क्रिप्ट भेजी तो मुझे बच्चे बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत आगे तक जाएंगे, और मेरी ब्लेसिंग्स भी स्क्रिप्ट है। नहीं भेजनी, आज तक तो फॉलो नहीं की मैंने, तो आपकी स्क्रिप्ट है, कोई फायदा नहीं है, मेहनत बेकार जा रही है आपकी। नहीं चलिए, इन्होंने ड्यूटी, नहीं मुझे अच्छा उनको लगा। मेहनत करने दीजिए, Actually, पता क्या उससे होता है? देखो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनको जो एसओपी में दिया गया है कि उसमें ना पॉइंटर्स आप लिखो, पॉइंटर्स दे दो कि सो दैट आई डोंट मिस एनीथिंग। जी, मैं सच में बताऊं, मैं कई बार पॉइंटर्स भी नहीं पढ़ता, क्योंकि क्या होता है कि फॉर दिस इज माय मेडिटेशन। जैसे मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरी इतनी इससे पहले काम की इतनी टेंशन थी, मतलब वो साइबर का भी फ्रॉड हो रहा था, ये सब जी, हो रहा बताया था, आपने। जब आए मैं भूल गया, जब आपसे बात कर रहा हूँ। एंड स्क्रिप्ट अगर आ गई तो वो नेचुरल तो खत्म हो जाएगा। जी, जो हमने बातें की है, अगर मैं उससे करता तो वो तो फिर क्या होता है कि इट इज सो रिलेटेबल, पता चल जाता है ये फेक है, तो जी। वो फेक करना नहीं। जैसे नेचुरल हाँ जी। नेचुरल। हाँ अब जी। कई लोग जब अनाउंसर बनते हैं, वो उनको लगता है कि बना के बोल लें। अच्छा, आप पी रहे हैं ये? बहुत से लोग कैसा हैं। लग रहा है आपको? ये अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं वीटा चला, कब slush पीना शुरू बहुत- कर दिया। बहुत ही अच्छा ये है, देखो। मजेदार है। अच्छा, Please, पहले please. तो बहुत मजेदार है। कोई रेडियो में, जैसे स्टूडियो में, दूसरे स्टूडियो में मैं इधर हूँ, तो कोई बिस्किट भी दे जाता था, चाहे कोई खुशी से ये आज हमारा बर्थडे है या मिठाई की, कहते तुम्हें नहीं मिला, या मैं घर होती थी तो घर ही ले आते थे, ये हाफ देते थे मुझे एक बिस्किट भी। आज तो चुपचाप पीना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि आप बोल रहे थे इसलिए मैंने चुपचाप वो उठा के पीना शुरू कर दिया। तो मैं एक्चुअली ना, जब वो आपने बोला ना, क्योंकि आपने भी देखा मेरे हाथ में कुछ नहीं है जी। ना, ऐसा है, मजा ही नहीं आता, फिर पॉडकास्टिंग का कोई फायदा नहीं है फिर आप तो। जब ऑल इंडिया रेडियो में आए थे तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट पकड़ाई, मैंने कहा मैंने तो जिंदगी भर स्क्रिप्ट, इंटरव्यू के लिए स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो ऐसे ही बात करूंगा। और बहुत अच्छा आपने बोला, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है आप में। मैं इतनी हज़ारों इंटरव्यू कर चुका हूँ 30 साल में, तो उस दिन और आज जो पॉजिटिव, मैंने इनको बताया था घर पे, इन्होंने जब मैंने कहा आप मुझे देखना जैसे ही वो सुप्रीत जी आएंगे एकदम ऐसे आएगा जैसे ऑरा अलग होता है ना इंसान का, तो आप में वो ऑरा है बताया कि ना, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से एकदम आती हैं दूसरे की तरफ। इन्होंने मुझे दिखाई है आपकी फोटो, तो फेस रीड कर लेती हूँ मैं, तो ऐसे ही तो मुझे अच्छा लगा देख के। और भी करते रहते हैं, ये आए रहे गेस्ट आए हैं तो कहते पॉडकास्ट, कई बार मैं ना मना कर देती हूँ, मैं कहती नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा। मुझे पता नहीं क्यों, है ना, कुछ हो जाता है, इंट्यूशन सी हो जाती है। तो जब इन्होंने दिखाई, फिर मैंने आज ही इन्होंने मुझे बताया, मैं कहा नाम बताइए, फिर मैंने फॉलो किया। तो मैं सच बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूँगी, इतनी पॉजिटिविटी देख के आई ना आपको, तो फिर मैंने कहा हाँ आज पॉडकास्ट अच्छा होगा। नहीं, बट थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर, एंड मुझे बहुत मजा आया ये। थैंक यू। जी, हमें भी मुझे बहुत मजा आया। आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई, उस दिन भी आई थी सर, आज भी है, और आज तो डबल बोनांजा हो गया क्योंकि मैम भी थे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर। शुक्रिया आपका हमें बुलाने के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। थैंक यू जी।